नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप लोगों का। कल से बहुत काम पे लगे हैं सभी लोग। सब लोगों के फोन बंद नहीं हो रहे हैं। क्या हो गया। देखिए, इस वक्त देश में एक ही चर्चा है और आज के प्रोग्राम में भी इसी मुद्दे पर चर्चा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? पूर्व मैंने इसलिए लगाया क्योंकि उनका इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब इसमें दो तीन बातें छिपी हुई हैं। आपने कल से बहुत सारे कयास सुने होंगे, ये हो गया, वो हो गया, इस बात पर उनकी नाराजगी थी, उनसे इस बात पर सरकार की नाराजगी थी, सारी बातें। लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण तो तभी मिलेगा जब कोई बाहर आकर के बोले, या तो सरकार से बाहर कोई व्यक्ति बोले कि भाई हम जगदीप धनखड़ साहब की इस वजह से हम कुछ असहज महसूस करते थे और उसके बाद उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया। अगर स्वास्थ्य वजह नहीं है तो, या जगदीप धनखड़ साहब कभी कोई कमेंट आज नहीं तो भविष्य में करें तो पता चलेगा क्या स्वास्थ्य वाकई में असल वजह है या इसके अलावा कुछ और। स्वास्थ्य वजह क्यों नहीं हो सकती, इसके बारे में बहुत सारे बयान आप देख रहे हैं, खासतौर पर ऑपोजिशन के एमपीज के, कि वो बिल्कुल ठीक थे, जब वो हाउस चला सकते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी होगी कि सत्र के पहले दिन पूरे दिन का काम करने के बाद स्वास्थ्य का हवाला देकर के वो इस्तीफा देते। अगर वो ऐसा करते तो कम से कम सरकार को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लिया होता। लेकिन सरकार को अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो पहले सरकार बताती या इस्तीफे के साथ साथ सरकार बताती। वो भी नहीं हुआ। तो इससे ये बात तो लगती नहीं कि स्वास्थ्य कोई बड़ी वजह रही होगी। हालांकि इस वर्ष उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे, वो एम्स में भी भर्ती रहे, वो एक बार नैनीताल के दौरे पर थे तो वहां भी उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। तो ये इश्यूज थे उनके साथ। लेकिन वो अचानक इतने बढ़ जाएं कि सत्र चलने वाला है उससे पहले वो इंडिकेट ना करें गवर्नमेंट को और सत्र के पहले दिन काम करने के बाद वो अपना इस्तीफा दें, तो लगता है कि बात तो कुछ और है। फिर कई बातें इसके अंदर जुड़ गई, उनकी हम लोग आज प्रोग्राम के अंदर जो है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कल दो घटनाएं हुई जिनकी इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है। वो घटनाएं क्या है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग कहां चले, मतलब महाभियोग चले तो उसकी शुरुआत कहां हो, लोकसभा से हो कि राज्यसभा से हो। इस बात को लेकर के कल एक कंफ्यूजन दिखाई दी सत्ता पक्ष के अंदर। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की तरफ से महाभियोग वाला जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया और बताया जाता है कि सरकार को इसके बारे में मालूम नहीं था क्योंकि उनकी तैयारी शायद इसको लोकसभा में लाने की थी और आनन फानन में फिर एमपीज को बुला करके दस्तखत कराए जाने लगे। तो ये बताता है कि या तो धनखड़ साहब ने नहीं बताया सरकार को, या सरकार को बिल्कुल नहीं लगा कि धनखड़ साहब ऐसा कर देंगे और विपक्ष का प्रस्ताव वो स्वीकार कर लेंगे। दूसरी घटना जो विपक्ष बता रहा है और उस पर अब ऑफ रिकॉर्ड सोर्सेस से जेपी नड्डा साहब का भी प्रतिक्रिया उनकी आई है, छपी है कई जगहों पर, कि पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, राज्यसभा के अंदर पहले तो उनका एक बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, मैं जो बोलूंगा वो रिकॉर्ड पे जाएगा, ये जो बोलेंगे विपक्ष जो बोल रहा है वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। इससे वो आहत हुए। ये काम तो चेयर का है, चेयर बताए। दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की कमेटी के अंदर सुबह 11 बजे शामिल होते हैं नड्डा जी भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू भी। फिर तय होता है शाम को 4 बजे मिलेंगे। शाम को 4 बजे की 4:30 की बैठक में दोनों ही लोग नहीं होते। तो ये बड़ी अभूतपूर्व सी चीज है। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग के अंदर लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, दोनों का ना जाना, यानी सरकार ही नहीं जा रही बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में। ये तो कभी सुना ही नहीं हमने। तो ये बड़ी विचित्र सी बात थी। क्या ये वो ट्रिगर बन गया जिसकी वजह से अब लगा धनखड़ साहब को कि ठीक है, अगर काम नहीं हो पा रहा है मिलजुल कर तो फिर इस्तीफा देना ही बेहतर है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। हालांकि नड्डा साहब ने एक बताया कि हमारी कुछ और व्यस्तता आ गई थी, मेरी और रिजिजू जी की, और हमने ये वीपी ऑफिस को कम्युनिकेट कर दिया था, राज्यसभा सचिवालय को किया होगा, उनको बता दिया था कि भाई नहीं आ पाएंगे हम लोग। लेकिन अगर कम्युनिकेट कर दिया था तो धनखड़ साहब फिर मीटिंग में इंतजार क्यों करते रहे? जैसा कि विपक्ष के नेता बता रहे हैं कि उनको उनकी मौजूदगी में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो इस बात को जानते थे कि नड्डा जी और रिजिजू जी इस बैठक में नहीं आने वाले, तो उनको नहीं बताया गया। क्या ये एक ट्रिगर पॉइंट रहा? एनीवे, दो तीन छोटी छोटी बातें और फिर आपके मेहमान, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ये जो घटनाक्रम हमें पता चला है वो एक घटनाक्रम विशेष ये भी था कि परसों धनखड़ साहब ने एक बड़ी पार्टी दी थी। ओकेजन था उनकी वाइफ का, उनकी धर्मपत्नी का जन्मदिन। गेस्ट लिस्ट बहुत बड़ी थी, तकरीबन 800 लोगों का एक डिनर, एक भोज उन्होंने रखा। बताया जाता है कि इसमें सत्ता पक्ष से कोई बहुत बड़े लीडर्स नहीं थे, ऑपोजिशन के काफी लीडर्स थे। अरविंद केजरीवाल भी थे, हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात हुई, या तो उसी दिन या उसे एक आध दिन आगे पीछे भी उनकी मुलाकात हुई। तो विपक्षी नेताओं से वो लगातार मिल रहे थे।
राज्यसभा सचिवालय के पूरे स्टाफ को इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या वो मन बना चुके थे इस्तीफे का, और ये सॉर्ट ऑफ फेयरवेल जो उन्होंने खुद ही दे दिया कि सभी लोगों जिनके साथ मिलकर काम किया है उनको बुलाओ, उनके साथ भोज पर, उन डिनर पर जो है उनसे मुलाकात हो, बातचीत हो। तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा, इसलिए उन्होंने ये पार्टी दी? और उसमें सत्ता पक्ष के बड़े नेता क्यों शामिल नहीं थे? कल उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर खाने पे जाना था, वो वहां भी नहीं गए। खबर तो यहां तक आई कि फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिनर पैक करा के उनके और परिवार के लिए उनके घर भिजवाया। तो ये भी एक अजीब सी बात है जो पता लग रही है। तो अब इन सब के बीच क्या ऐसी बात हो गई कि धनखड़ साहब को इतनी चुभ गई कि उन्होंने बगैर किसी को बताए ये इस्तीफा देने का फैसला कर लिया? अब दो बातें और जो मुझे तो ऐसा कम से कम लगा कि सवालों पर विराम नहीं और सवालों को जन्म देती हैं। एक जानकारी जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने दी कि ऑफिशियल फेयरवेल जो परंपरा है दिए जाने की किसी भी आउटगोइंग हाई लेवल फंक्शनरी को, और उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा पद है, फेयरवेल प्लान नहीं किया जा रहा है, उनके लिए फेयरवेल प्लान नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी बात है। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले आया, इतना छोटा ट्वीट मैंने इतने बड़े पद के व्यक्ति के लिए उम्मीद नहीं की थी कि आएगा। इससे बड़ा ट्वीट तो अच्युतानंदन की श्रद्धांजलि पे उन्होंने दिया था, जो श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केवल 2.5 लाइन, दो लाइन, 2 बार केवल इसमें जैसे राहुल गांधी है सर की शुभकामनाएं दी थी। हाँ, तो वैसा तो अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने उनके इस्तीफे पर रिएक्ट किया, और वो भी काफी देर के बाद किया, इससे भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ वर्किंग रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ गई थी। तो पहले समीर जी आज बताएंगे कि समीर जी फोन सबसे ज्यादा लगाते हैं। समीर जी बताइए क्या खबर मिली? निश्चित रूप से कल खबर फ्लैश हुई सब जगह, तो मतलब सब आश्चर्यचकित थे कि भाई ऐसा अचानक से एकदम से क्या हो गया कि पहले दिन ही उपराष्ट्रपति जी एकदम स्वस्थ नज़र आ रहे थे। राज्यसभा में उन्होंने बढ़िया जिम्मेदारी से काम निभा रहे थे, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही थी, उसको वो सुन रहे थे, बात भी रख रहे थे। और अचानक कुछ घंटों बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको अपनी स्वास्थ्य की चिंता हो गई। उन्होंने लिख दिया कि भाई मेडिकल एडवाइस मुझे ये दी गई है कि आराम किया जाए। तो मेडिकल एडवाइस तो कल तो नहीं हुई होगी, मेडिकल एडवाइस तो बहुत पहले आ गई होगी। तो शनिवार रविवार भी था उनके पास, फिर सोमवार के दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ बड़ा सरकार के बीच में मतलब और उपराष्ट्रपति के बीच में मतभेद रहे होंगे, और किसी मामले को लेकर सरकार बहुत नाराज रही होगी। ऐसी चर्चाएं कभी आपने सुनी थी कि कोई मतभेद है? नहीं, मुझे लगता है ऐसी कोई, लेकिन दो चीजों में मुझे लगता है सरकार बहुत असहज थी इनके साथ। एक बड़ा मामला वो हुआ था जब ये अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसके बाद जब ये लौटे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं जब अस्पताल में भर्ती था तो सोनिया गांधी लगातार मेरी पत्नी के साथ संपर्क में थी और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोनिया जी ने मेरी इतनी स्वास्थ्य की चिंता की। अच्छा। इसके अलावा अभी जब अरविंद केजरीवाल इनसे मिलकर आए, 2-3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल मिलने गए थे, उस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बड़े नेताओं ने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया था कि भाई अरविंद केजरीवाल का उपराष्ट्रपति से मिलने का क्या कारण है। न अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के सांसद है, न अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और अभी ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल आकर मिले। कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिस पर अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखनी हो उपराष्ट्रपति के सामने। उनके साथ मिलना और उनके साथ चर्चाएं होना, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी को भी एक गवारा अच्छा नहीं लगा होगा, शीर्ष नेतृत्व को, कि भाई अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात हुई है। और लगातार जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ समय से उपराष्ट्रपति जी के जो बयान आए थे 1-2 बार कि मैं दबाव में काम नहीं करता, मैं तनाव में काम नहीं करता हूं, वो एक कारण रहा होगा। और कई सीरीज रही होगी, ऐसा नहीं होता कि भाई एक कारण से होते तुरंत इस्तीफा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी बहुत धैर्य के नेता है। अब देखिए, सत्यपाल मलिक से जब नाराज थे तो उनका इस्तीफा नहीं लिया गया था, जबकि वो राज्यपाल थे, चाहते तो उनको बर्खास्त कर सकते थे या इस्तीफा ले सकते थे। उनको जम्मू कश्मीर से हटा के आपने मिजोरम या दूसरे छोटे राज्य में भेज दिया, गोवा भेजा, गोवा से आपने उनको फिर मेघालय भेज दिया, उनका टेन्योर खत्म हो गया। 2 साल का समय था उपराष्ट्रपति के पास। मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बात रही होगी जो लंबे समय से चली आ रही होगी, और अब पार्टी को लगा हो कि अब वक्त आ गया है। बातें तो सर बहुत सारी हुई ऐसी, जैसे अभी आपने बताया उनका स्टेटमेंट में दबाव में काम नहीं करता। कृषि मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि किसानों के साथ एक पल आप पर भारी है। वादा किया गया किसानों से, वादा क्यों नहीं निभाया गया,
कालचक्र घूमता जा रहा है, आज भी वही मुद्दे हैं, तो वो बात बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट था वो, और कृषि मंत्री की मौजूदगी के अंदर। इसके अलावा जो वो टिप्पणियां न्यायपालिका पर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे थे, ये जो जस्टिस वर्मा वाला जो कांड हुआ, इसमें जिस तरीके से मुखर होकर वो बोल रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति बहुत संभल कर बोलता है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो बड़े खुलकर अपने फ्रैंकली अपनी बात जो है वो किया करते थे। जितना वो बोल रहे थे उतना तो सरकार में कोई भी नहीं बोल रहा था, जबकि उनको सरकार का अंग नहीं माना जाता। लेकिन ये बातें जो है, हो सकता है इससे भी कुछ असहज परिस्थिति बनी हो। सर, ये इस्तीफा दिया गया या लिया गया, पहले तो आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम है कि 4 बजे तक वो मीटिंग कर रहे हैं, 4:30 बजे जब आधा घंटा बीएससी की मीटिंग में इंतजार करने के बाद लोग नहीं पहुंचे, सत्ता पक्ष के लोग, उसके बाद उन्होंने मीटिंग अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दी। इसका मतलब तब तक उनका मन इस्तीफा देने का नहीं था, वरना अगले दिन के लिए मीटिंग क्यों पोस्टपोन कर दी? उन्होंने कहा कि अगले दिन मीटिंग करेंगे इस पर। और जैसा कि राज्यसभा सचिवालय के लोगों से अगर आप बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी बताते हैं कि शाम तक 6-7 बजे तक सब कुछ जो है सामान्य था और कहीं ऐसा कुछ नहीं था। फिर अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, इस्तीफा देने का एक तरीका होता है। इस्तीफा आप मान लीजिए भेजा आपने, तो आप पहले बात करते हैं, उसके बाद वो इस्तीफा जाता है। आपने इस्तीफा देते ही उसको एक्स पे पोस्ट कर दिया जी, अपने उस पे, यानी और कारण ऐसा दिया कि कोई मान मनोरंजन की गुंजाइश ही न रहे सेहत का। तो कहीं ना कहीं कोई प्रोवोकेशन ऐसा हुआ है कि उनको अचानक इस्तीफा देने का उनका मन हुआ, या तो उनसे लिया गया या दिया उन्होंने। स्क्रीन पे जो है मैं बता दूं, 1 मिनट, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना गृह मंत्रालय की तरफ से जारी कर दी गई है। मतलब इसको ऑफिशियल कर दिया गया है कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा उनका मंजूर कर लिया गया। अब जैसे 2-3 बातें भी समीर जी ने बताई, सोनिया गांधी वाला बयान बताया, अरविंद केजरीवाल का बताया, इस तरह की। देखिए, आउट स्पोकन तो आज नहीं थे, वो तो जब बंगाल के गवर्नर थे तब तो वो बाकायदा, आपने उनकी तस्वीर देखी होगी, गेट फांद रहे हैं यूनिवर्सिटी में और सब जगह, बिल्कुल प्रोएक्टिव आउट स्पोकन। तो वो कोई और आउट स्पोकन अभी थोड़ी हुए, वो तो जब से गवर्नर बने उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बने, बल्कि उसका तो एक तरह से उनको रिवार्ड मिला था बंगाल में, उनकी गवर्नरी में जो इस तरह उन्होंने, तब वो बड़े अच्छे लगते थे। और उसके बाद तो आउट स्पोकन होना मुझे नहीं लगता उनके, लेकिन आउट स्पोकन आप किस पर हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं, आप ओम प्रकाश चौटाला की पुण्यतिथि में जा रहे हैं, तो वहां ओम प्रकाश चौटाला जी की तारीफ में इतना ज्यादा गुणगान कर रहे हैं कि सामने वाले जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना गुणगान क्यों किया। जबकि ओम प्रकाश चौटाला के बारे में के रिश्ते जो है बीजेपी से और मौजूदा जो निजाम है बीजेपी का, और बड़े ही तिरछे रिश्ते रहे। फिर अरविंद केजरीवाल से मिलना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ बता रही थी कि दूरी बढ़ गई थी और खटास पैदा हो गई थी। और खटास पैदा हो गई, ये कारण महत्वपूर्ण नहीं समझ में आ रहा है क्यों हुई। ये तो सब हम सब अंदाजा लगा रहे हैं साहब, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उन्होंने ये कहा ये किया। कुछ तो, एक दिन में तो नहीं होता, देखिए होता है। लेकिन कुछ कारण, देखिए जब हमारी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो और हम एकदम से दूर होने लगे, तो कोई ना कोई कारण तो होता है ना विशेष। तो इतना अच्छा इनका संबंध था सरकार के साथ। ठीक है, बताया तो ये भी क्या कि वो कुछ चीजें चाहते थे, जैसे भाई मेरी काफिले में जो गाड़ियां चलती हैं वो बदलना चाहते थे या उसको बढ़ाना चाहते थे, सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते थे। इसको लेकर नो हो गई कि नहीं, वो नहीं किया गया, हो गई नहीं। देखिए, वो ऐसे हैं, जब महाभियोग उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो एक दिन के लिए वो छुट्टी नहीं ली उन्होंने, जबकि न्याय का तकाजा होता है कि भाई अगर किसी जज पर कोई चिट्ठी लिख दे कि भाई इन पर विश्वास नहीं, तो बेंच छोड़ देते हैं। लेकिन छुट्टी नहीं ली और सामना किया उसका, तो यानी तब तक सरकार और वो बिल्कुल एक साथ थे। हाँ, और वो महाभियोग लाने वाले आज ऐसे मिस कर रहे हैं जैसे जाने कितना हमारा आज वो मिस कर रहे हैं। अभी सुनाता हूँ कांग्रेस के बयान, तो वाह वाह वाह, देखने लायक कि जो नड्डा जी ने कहा ना जो हाउस में, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, एक तरह से उन्होंने, नड्डा जी वो सोबर व्यक्ति हैं, वो बहुत आमतौर पर इस तरह की एग्रेसिव लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो क्यों बोले, कैसा बोले, उस पर भी उन्होंने बाद में बोला, वही ऑफ रिकॉर्ड जो छपा हुआ है, कि मैं चेयर का बिल्कुल अपमान करना नहीं चाहता था, मैं चेयर को कह भी नहीं रहा था, मैं तो अपने विपक्ष के साथी को कह रहा था, ये कोई डिक्टेट नहीं था। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो ये कह सकते सुनने में तो यही लगा, वो ये कह सकते थे कि आई विल रिक्वेस्ट टू द चेयर। हाँ ठीक है, त्रिपाठी जी, ये जो कल पहले आपकी पूरे प्रकरण पर राय एक दीजिएगा, और फिर कल ये जो जस्टिस वर्मा के महाभियोग को चलाने को लेकर प्रस्ताव स्वीकार करने वाली बात कही जा रही है कि भाई राज्यसभा में उन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बताया गया कि फिर बड़े आनन फानन में जो है सत्ता पक्ष को हस्ताक्षर करवाने पड़े लोकसभा में प्रस्ताव डालने के लिए। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सारा उत्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 लाइन में दे दिया है।
हम लोग जो भी बहस कर रहे हैं, कल रात 9:25 के बाद से अभी तक जो कहानी कुर्सी की चर्चा है, तो अलग अलग संदर्भ थे। एक लाइन की बात है जो इसमें है, मोदी जी ने धनखड़ जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर दी। और ये किन स्थितियों में होता है, ये कोई राजनीतिक तौर पर बताने समझाने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं स्थितियों में होता है जहां आपको लगे कि अब ये हमारे किसी उपयोग, किसी रिश्ते, किसी संबंध, किसी तरह के वर्किंग रिलेशन में अब नहीं रहने वाले। इसमें कोई हिब्बत नहीं है और इसमें मुझे जरा सा भी संकोच नहीं ये कहने में कि इसको देखते हुए ये 1.5 लाइन का जो उनकी पोस्ट है, बेहद गुस्से में प्रधानमंत्री, थोड़े मोड़े नहीं, लग तो रहा पढ़ के बेहद गुस्से में है। और ये गुस्सा कहीं ट्रिगर हुआ है। जैसे मैं इन चीजों से नहीं सहमत होता हूं, क्योंकि देखिए एक चीज और डिस्क्लेमर पहले बताना जरूरी है कि जब धनखड़ जी को पता नहीं कब पता चला कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, तो हमको कहां से पता होगा कोई चीज। तो ये पहले डिस्क्लेमर चलाना जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि धनखड़ जी को पता नहीं कब पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो फिर हम लोगों को कहां पता होगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी रेड लाइन वो क्रॉस कर गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, किसी सिटिंग जस्टिस के ऊपर इस तरह से अभियोग करने का, महाभियोग चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इसको सरकार का एजेंडा बताया। 2 इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि अगर सीजीआई कह दें, उस वक्त संजीव खन्ना जी थे, तो अभी हम एफआईआर तक दर्ज कर लेंगे। यह कहा जाता है कि उस वक्त जो फायर फाइटिंग टीम थी, जो भी आग बुझाने वाले लोग थे, दमकल कर्मी, जो वीडियो बना, जो गया, जो पुलिस कमिश्नर और फिर सब कुछ होम मिनिस्ट्री की निगरानी में था। लेकिन चूंकि ऐसी बाध्यताएं हैं कि आप जज के ऊपर, जो सिटिंग जज है, उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, तो वो दूसरी तरह से आया। और देश के लोगों को मीडिया पर भरोसा रखना चाहिए। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग तक पहुंचा है, तो आपने इस कहानी कुर्सी की में भी खूब जमकर सुना और हर जगह मीडिया घबराया नहीं, सोचा नहीं कि हमारे ऊपर भी क्या होगा। इतना बड़ा एजेंडा और उसको आप यूं ऐसे हाथों से चले जाने दें। लेकिन क्या सिर्फ इसके लिए चेयर पर बैठने की वजह से धनखड़ जी दोषी हो गए? ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि भाई वैसे भले न कहें कि पार्टीजन पॉलिटिक्स होती है, लेकिन भाई जो उपराष्ट्रपति आपका है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि क्रूशियल मौके पर वो आपको बचा लेगा। टाइम लिया जाता है, टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके प्रतिनिधिमंडल जाता है। 63 सांसदों के दस्तखत हो गए, लेकिन क्या ये काम धनखड़ जी का है? ये तो फ्लोर लीडर का काम होता है। विजय जी और विनोद जी हैं जो बहुत ज्यादा हमसे जानते हैं, और सदन की कार्रवाई ये कौन करता है? ये तो फ्लोर लीडर का जिम्मा है ना, चेयर का जिम्मा थोड़ी ना है। चेयर का जिम्मा तब आया जब वो लेकर अपॉइंटमेंट लेकर उनके पास पहुंच गए कि भाई यशवंत वर्मा पर हमारी महाभियोग की 63 लोगों की चिट्ठी है। फ्लोर लीडर क्या कर रहे थे? उनका मैनेजमेंट क्या था? और पिछले कुछ समय से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी सरकार मौजूदगी में दिखती है, नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री है, लेकिन फ्लोर मैनेजमेंट जैसी चीज नहीं। मैं इसको एक लाइन में समझना ही चाह रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार ये चाहती थी कि ये प्रस्ताव हमारी तरफ से जाए? 100%। ओके, सरकार ने इसको एजेंडा बनाया था और ये बड़ी बात थी। सिटिंग जज के खिलाफ आप जब करते हैं सरकार के तौर पर भी, तो सरकार के लिए भी बहुत सहज स्थिति नहीं होती। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल ने कह दिया था, कई और बड़े वकीलों ने कह दिया था, लग रहा था कहीं फिर गोलबंदी ना हो जाए। और किरण रिजिजू ने कहा कि हमने हर पार्टी से बात की है, हर पार्टी वाला इसमें दस्तखत करेगा। जो सरकार का मोशन है, मतलब मूव जो उन्होंने किया है इंपीचमेंट लोकसभा में, ठीक है, उस पर राहुल गांधी के दस्तखत है। आप यहां तक पहुंचे और राज्यसभा में आपको कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है ट्रिगर पॉइंट तो ये है, ये जिसको अगर साफ साफ कहें तो सरकार की जो एंटी करप्शन, जिसको कहते हैं सोल क्रूसेडर के तौर पर, जो नरेंद्र मोदी और इस सरकार की जो एक कहें कि अभियान के तौर पर, या जिस तरह से भी आप शब्दावली जो भी उपयोग कर लें, उसमें लगा कि कहीं और क्या इसी वजह से फिर नड्डा जी और रिजिजू जी उस बीएससी की मीटिंग में नहीं गए? ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा अपना अनुमान है। हम जितनी बात कर रहे हैं अनुमान ही है, लेकिन चूंकि जब अब मोदी जी ने कहा तो इसका स्पष्ट मतलब है ये ऑल ऑफ सडन हुआ, तुरंत हुआ कि नहीं अब इसके आगे नहीं हो सकता है, और एक तरह से बात टूट गई। सर, खबर, अनुमान, जानकारी जो भी, एक तो खबर ही हम लोग गलत चला रहे हैं। हाँ जी, सब लोग। सवाल खबर ये है कि क्या ये खबर सही है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया? या खबर ये होनी चाहिए क्या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? बिल्कुल ठीक, सवाल होना चाहिए, ये सवाल है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया? ये ज़्यादा सही खबर लगती है मुझे।
जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने, जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने एक्स पोस्ट पर अपना, कोई भी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा एक्स पे पोस्ट थोड़ी करेगा जब तक कि राष्ट्रपति जी उसको स्वीकार ना कर ले। राष्ट्रपति ने तो स्वीकार नहीं किया था। 9:25 पर जब वो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं तब तक तो राष्ट्रपति जी ने ये नहीं किया इसका था। मतलब वो केवल इस्तीफा देना ही नहीं चाह रहे थे, वो दुनिया को बताना भी चाह रहे थे। नहीं, दुनिया को तो वैसे भी कल भी आज भी पता चल जाता। मसला क्या है, क्या उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव बना, इस्तीफा दिया, पहली बात। और यदि मान लें इसी खबर को हम सही माने कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति जैसे, उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का व्यक्ति इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री जी से सलाह नहीं करेगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा? किया ही होगा, है ना, मतलब करना चाहिए। क्या वो राष्ट्रपति जी के साथ बात नहीं करेंगे? राष्ट्रपति जी से उन्होंने अनशेड्यूल्ड मीटिंग की, मैंने राष्ट्रपति भवन में पता किया, ठीक है, कोई शेड्यूल्ड मीटिंग उस तरह से नहीं उन्होंने कहा। और उपराष्ट्रपति हैं, वो कहेंगे कि मैं आ रहा हूं, तो कब? कल शाम को, कल ठीक है, शाम को इस्तीफा मतलब अपना सार्वजनिक करने से पहले। ओके, वो तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रपति को दिए बिना उस तरह से बात कर राष्ट्रपति को। ये तो राष्ट्रपति को जाके दिया होगा ना हाँ, इस्तीफा। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो अनशेड्यूल्ड मीटिंग थी, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास जाए इसके लिए बहुत शेड्यूल्ड मीटिंग की भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी से बात नहीं की होगी? क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है, ये कोई गॉसिप की बात नहीं है। एक उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहा है तो राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है। ये करना क्या है इस इस्तीफे का, ये तो हाँ, बात होगी। और उसके बाद ये खबर हो गई, तो ये खबर ऐसी तो है नहीं कि आपका सौरभ जी का टाइम हो गया सोने का 9:30 बजे, तो आप कल सुबह बात करेंगे। क्या सरकार उसमें एक्टिव दिखाई दी थी? क्या होम मिनिस्टर या क्या जेपी नड्डा साहब या जो सदन के नेता हैं, सदन के नेता राज्यसभा में नड्डा साहब है ना, तो क्या उन्होंने ये कोशिश की? क्या संसदीय कार्य मंत्री ने धनखड़ साहब से मुलाकात करने की कोशिश की? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ बात की? बयान तो आया नहीं अभी तक? नहीं आया ना, कोई नहीं। वो मुलाकात होती तो कहते ना कि भाई हमने मुलाकात की थी, उनसे मनाने की कोशिश की थी, या उनको, हाँ, आप ये मनाने की कोशिश सरकार ने की या नहीं की? नहीं की, है ना। तो इसका मतलब नहीं की गई, नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि क्या सरकार, ये महत्वपूर्ण बात है कि क्या सरकार, ये सारा जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं, तो आपका क्या सेंस है कि कहा गया उनको इस्तीफा देने के लिए? मुझे लगता है कि इस्तीफा देने के लिए कहा गया। दो ही बातें हैं ना, वो या तो किसी बात से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया, या तो ट्रिगर पॉइंट कोई भी हो जाए, ट्रिगर पॉइंट कोई भी हो जाए, नाराजगी की ट्रिगर पॉइंट का नाराज दिया। ऐसा भी होता है ना नाराजगी में कि मैंने कहा कि मैं तो इस बात पर रहूंगा, और आपने कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा। इसको यदि सॉफ्ट वर्जन में देखें तो ये भी कहा जा सकता है। और अब जैसे हमने सब चीज़ों पर चर्चा की, वो सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जैसे सौरभ जी कहें कि मैं चाय के साथ कुकीज नहीं दूंगा और मैं नाराज हो जाऊं, ये ऐसा कारण नहीं है ना। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना बहुत गंभीर मसला है, और 78 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस सरकार में तो जैसे अभी जिक्र किया कि सतपाल मलिक जी का भी इस्तीफा नहीं लिया, ठीक है, इस्तीफा तो किसी का नहीं लेते, किसी का नहीं लेते, तो इग्नोर फिर करते हैं। वो तो सरकारें भी बर्खास्त नहीं करते। नहीं सर, दोनों बातें है ना, लेकिन इंडिकेशन तो दे ही दिया जाता है ना। हाँ, इंडिकेशन भाई आपसे हम, आपके हमारे रास्ते अलग नहीं मेल खा रहे, तो उसके बाद यही है कि भाई सामने वाला अपने आप छोड़ दे। भाई देखिए 3-4 उदाहरण है इस सरकार के। शत्रुघ्न सिन्हा को भी निकाला था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। पार्टी वरुण गांधी को देखो, वरुण गांधी, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा और आपको सुब्रमण्यम दो स्वामी, बातें हैं मैं कह रहा हूँ। सुब्रमण्यम अभी स्वामी। एक चीज में, एक रास्ते में मैं आ रहा था, हाँ सर, कंप्लीट कर ले। हाँ बोलिए जी, आप पहले आप बोलिए। नहीं, आप अपनी बात कीजिए। नहीं, मैं कह रहा था अभी रास्ते में जब मैं यहाँ इंडिया टीवी के ऑफिस आ रहा था तो जयपुर में बात हो रही थी, क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए हैं, तो मैंने पूछ रहा था कार्यक्रम लगा हुआ है कल का, इनका कल का कार्यक्रम। अभी ये भी एक सवाल है कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हों, तो राज्यसभा के सभापति को जयपुर का कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता क्यों है? ये भी एक मैसेज है, समझे आप इसको, मतलब नॉन सीरियसली मत लीजिए कि ऐसे ही बन गए। सब चीजों को आप जोड़कर देखें। और ये तो वो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एज चेयरमैन राज्यसभा सबसे ज्यादा समय चेयर को दिया। नहीं, नॉर्मली सभापति, और खासतौर से जब प्रधानमंत्री भी बाहर हों, तो राज्यसभा के सभापति को कोई बहुत बड़ा कारण हो कि संविधान, सब बातों से तो फिर ये लगता है कि उनके मन में बात चल रही थी और इसकी तैयारी बात चल रही थी। जैसे अभी आपने जिक्र कर दिया 20 जुलाई का, उनकी पत्नी के जन्मदिन का, जिसमें ये हुआ, जो 3 साल में नहीं किया। जन्मदिन तो हर साल ही आता है मेरे ख्याल से, उसमें 800 लोग बुलाए जाना, उसमें राज्यसभा के ऑफिशियल्स भी थे, सारे के सारे राज्यसभा टीवी के लोग भी थे, वो सब लोग थे। तो जयपुर से जब मैं अभी बात हो रही थी, किसी मित्र का ही फोन आया था जयपुर से, तो उनका आप इसका कारण जयपुर में, राजस्थान में ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में ढूंढ रहे हैं, कहीं पूछिए, कहीं मुंबई में तो कोई कारण नहीं है इसका। मुंबई में? हाँ, उन्होंने कहा अब ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं अभी नहीं बता रहा, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। ठीक है,
अब ये अलग इशू है, ये एक गॉसिप भी हो सकती है, किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा इसलिए मैंने आपको जिक्र किया। लेकिन जो जानकारी वाले कारण है उसमें दो महत्वपूर्ण कारण। एक, हमने चर्चा कर दी नड्डा साहब की। नड्डा साहब बहुत पार्टी के बड़े नेता हैं, ये दूसरी बार उन्होंने संकट खड़ा किया है पार्टी के लिए, ठीक है ना। एक तो ध्यान ही होगा आपको, इलेक्शन के दौरान जो संघ के साथ जो बोला था वो संकट अभी तक नहीं निपटा है। देखिए नड्डा जी का वो कहना ठीक है, वो नहीं वो गंभीर मसला है सर, वो सदन के नेता हैं। मैं मान रहा हूं, लेकिन वो ही ट्रिगर बन नहीं, जाएगा। वो ट्रिगर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वो कारण नहीं है। लेकिन मैं तो वो जब चर्चा उसकी हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा। अब दो जिन चर्चा हो रही है, दो बातों पर आप चर्चा करें। एक की हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरकार जब लोकसभा में लेकर आ रही है व्यवस्था, आप जानते हैं इम्पीचमेंट मोशन की। इम्पीचमेंट मोशन किसी भी हाउस में एक लेकर आ जाए उसी पर कार्रवाई होती है, दोनों हाउस में वो चलता है। जब सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि सरकार तो लेकर नहीं आएगी जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन, तो पार्टी ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की और सबको मिलाकर वो करीब 150 लोगों के 143 लोगों के उस पर साइन हुए, 140-45 लोगों 45 की, जो सरकार ने करवाया, जो सरकार ने किया वो लोकसभा में जिसको लाना राहुल गांधी के भी दस्तखत। अब मैं आपको दिखाता हूं, अभी जिसकी चर्चा हुई, एक आप भी समीर जी ने एक बयान याद दिलाया धनखड़ जी का, जब उन्होंने कहा मैं किसी दबाव में काम नहीं करता। फिर दूसरा ये, अभी 10 दिन पहले 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में धनखड़ जी ने खुद ही कहा कि मैं 2027 तक अपने पद पर हूं। किसी डिवाइन इंटरवेंशन की बात अगर हो जाए तो, कोई अलग घटना हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं 2027 तक अपने पद पर रहूंगा। तो वो जो दैवीय हस्तक्षेप का जिसका वो जिक्र कर रहे थे, क्या वही हो गया? सुनाता हूं आपको पहले धनखड़ जी के दोनों बयान। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। I can only assure you my fullest commitment to be a good student. You may retire. I will retire at the right time. August 2027. ये 10 जुलाई है, यही 10 जुलाई है जब उन्होंने कहा आई विल रिटायर एट द राइट टाइम। आगे उन्होंने कहा कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए तो वो अलग बात है। तो अब तो बिल्कुल साफ हो गया कि 10 दिन पहले तक तो उनका कोई विचार नहीं था इस्तीफा देने का। तो अब वही बात रह गई भाई साहब की, नाराज होके खुद दिया या किसी और ने नाराज होके मांग लिया, ये भी हो सकता है। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिए, आप जो महाभियोग पर अपनी बात कर रहे थे। जस्टिस वर्मा के महाभियोग का कल प्रस्ताव, ऑपोजिशन का प्रस्ताव स्वीकार किया उपराष्ट्रपति राज्यसभा चेयरमैन के पद से धनखड़ जी ने कल, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया। आनंद फानंद में सिग्नेचर करा के फिर लोकसभा में उस प्रस्ताव को दिया गया। डिवाइन इंटरवेंशन से मुझे अनुपम खेर साहब का वो प्ले याद आया जिसका टाइटल है कि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ डेवलपमेंट, कि वो जब जस्टिस वर्मा का नोटिस था, इम्पीचमेंट का नोटिस, उस पर 63 एमपीच के साइन है राज्यसभा में, और वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के साइन। अब ये तो फ्लोर में जो लोग लीडर हैं राज्यसभा में, उनको देखना चाहिए था सरकार की तरफ से कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ दे दिया। मोशन देने का मतलब ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति जी उसको तुरंत ही स्वीकार कर लें, कोई ऐसा तो होता नहीं, देखते हैं। लेकिन उन्होंने उसको प्रस्ताव के लिए, विचार के लिए स्वीकार कर लिया। सर इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पूरी प्रक्रिया समझाई कि अगर दोनों हाउसेज में आ जाएगा तो क्या होगा। नहीं, अब उसको मैं बता रहा हूँ पहले आएगा। अब कहाँ पहले आएगा क्या मसला नहीं है। वो समझते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब ज़्यादा सीनियर, एक तो उपराष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष से। मैंने कहा आपको कि महाभियोग तो एक जगह भी आता तो भी काम चल जाता। तो जो कमेटी बनती उसके मेंबर्स तय करने का मौका उनको मिलता उपराष्ट्रपति जी। ये मसला तो एक है जिसमें सरकार के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट था कि अपोजिशन के मेंबर्स का मोशन हो जाए, जिस पर सरकार भी काम कर रही है। केवल सरकार नहीं कर रही होती काम तो ठीक है, सरकार लोकसभा में उसको कर रही है और इस पर पहले से चर्चा भी हो गई। किरण रिजिजू ने सबसे मुलाकात की बात की, और वैसे तो माना जाए तो धनखड़ साहब का ही दबाव था। यदि जस्टिस यशवंत वर्मा का केस देखे तो पहले दिन से वो ही, सबसे पहले वही सार्वजनिक तौर पर आए थे, सबसे ज्यादा। अब दूसरा मुद्दा और है जिसकी चर्चा नहीं हो रही, जिससे और एम्बेरसमेंट सरकार को लग रहा था, वो था दूसरा इम्पीचमेंट मोशन।
समझे, वो दूसरा इम्पीचमेंट मोशन है उत्तर प्रदेश के ही शेखर जस्टिस शेखर यादव का। जस्टिस जस्टिस शेखर यादव के लिए दिसंबर 2024 में अपोजिशन ने मोशन दिया था, उस पर 55 लोगों के साइन थे। उसमें उस मोशन को कल धनखड़ साहब ने स्वीकार करने की बात की थी, विचार कर लिया था, और उसमें कहा था कि एक मेंबर के साइन डबल है, इसलिए उसको चेक करते हैं, उसको क्रॉस चेक करवा लिया और उस पर आज फैसला किया जाना था जस्टिस शेखर यादव वाले, और उस पर सरकार किसी भी हालत में पक्ष में नहीं थी कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ। तो कल 2 इम्पीचमेंट के प्रस्ताव दो, गए। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको। अच्छा। और उस पर सरकार बिल्कुल पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वो समझती थी कि जस्टिस शेखर यादव का जो इम्पीचमेंट मसला जो है वो इम्पीचमेंट का मसला नहीं है, मिसकंडक्ट का है। एक भाषण उन्होंने दिया मैं है, वो भी धर्म बता को देता हूँ। लेकर। जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और वो एक विश्व प्राइवेट हिंदू परिषद कार्यक्रम के में गए थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने कुछ बातें कही जिस पर विपक्ष को बहुत आपत्ति थी। जैसे उन्होंने कह दिया था कि मेजॉरिटी की विल चलनी चाहिए देश के अंदर, इस किस्म की बातें वो सारी बातें थी। तो, हाँ, तो वो लेकिन वो तो मामला खत्म हम मान रहे थे, क्योंकि दिसंबर की बात है, आपने दिसंबर में कहा। तो 7 महीने पुराना जो मामला 7 महीने में सिरे नहीं चढ़ा, आप कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने फिर उस पर विचार करने की बात की। कल हो गया था और आज उस पर चर्चा होनी थी। अच्छा, फाइनली ये तो 2 बातें आ गई फिर। ये ज्यादा गंभीर इसलिए क्योंकि सरकार इसके पक्ष में नहीं। जस्टिस वर्मा में तो सभी सहमत थे। जस्टिस शेखर के मामले में 2 अपडेट है, मैं आपको सर बता देता हूं। 8 दिन पहले विपक्ष के कुछ नेता मिले थे, इसमें कपिल सिब्बल भी मिलने गए थे, पर्सनली मिलने गए थे धनखड़ साहब से, और कहा था कि भाई हमने जो प्रस्ताव दिया था आपने वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, और आप यशवंत के जो जज है अभी यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ आप लेकर आ रहे हो, लेकिन जो हमने दिया था उस पर क्यों नहीं लिया। तो उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि भाई मैं सभी सिग्नेचर वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद हम तय करेंगे। और उस समय ये बात भी जिक्र हुई थी, उस समय कपिल सिब्बल ने यह कहा था कि फिर आपने उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह फोन करके क्यों कहा था कि यशवंत अपने ये शेखर यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे, उनका तबादला नहीं होगा। ये उपराष्ट्रपति ने उस समय फोन किया था सीजीआई को, ये कपिल सिब्बल ने कहा, और उपराष्ट्रपति ने स्वीकार किया इस बात को कि हाँ मैंने सीजीआई को फोन किया था कि शेखर यादव पे कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, आप कोई कार्रवाई मत कीजिएगा, ये मैंने उनके अपनी तरफ से उनसे फोन पर कहा था। तो मुझे लगता है कि शेखर यादव वाला बहुत कह सकते हैं, किसी को फोन कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे फोन क्यों, अपने आधिकारिक रूप से नहीं कहा, लेकिन उपराष्ट्रपति उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे कहा कुछ रह नहीं जाता ना सर, फोन तो उपराष्ट्रपति फोन किया और इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। तो मुझे लग रहा है कि वो मामला वैसे भी बहुत बड़ा मामला बनता नहीं उस मामले को लेके। मेरा ये कहना है कि अगर देखिए सर, एक व्यक्ति जो इतना आपका करीबी है, आप उसको गवर्नर से उपराष्ट्रपति बनाते हो, आपका इतना करीबी रहा कि उसके ऊपर महाभियोग विपक्ष चलाता है, कितना पक्षपाती उपराष्ट्रपति हमने आज तक नहीं देखा है, उसके ऊपर आप इतना चला रहे हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपसे संबंध उसके इतने बिगड़ गए कि इस्तीफा लेने की नौबत आ गई, जबकि मोदी शाह जी की वर्किंग ऐसी है कि जनरली वो इन सब मामलों को निपटा लेते हैं, वो स्टेज तक जाता नहीं है मामला। जरा 1 मिनट पहले मैं आपको, विपक्ष की बात हो रही है तो मैं आपको जरा जयराम रमेश जी का, कांग्रेस की मीडिया इंचार्ज है ना जी, हाँ, इनका बयान वैसे तो बहुत लंबा है, ये इन्होंने कल का वो बीच वाला पढ़ दीजिए। हाँ, वो मैं लास्ट वाला पढ़ रहा हूँ, ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि धनखड़ जी ने हमेशा 2014 के बाद के भारत की तारीफ की, लेकिन साथ ही किसानों के हित के लिए खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही और संयम की जरूरत पर जोर दिया। आगे सुनिएगा। मौजूदा G2 सरकार, तंज में लिखा उन्होंने, मौजूदा G2 सरकार के दौर में भी उन्होंने जहां तक संभव हो सका विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। इसीलिए आप उनके खिलाफ महाभियोग लेकर के आए थे। आश्चर्यजनक। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो तो जहां तक मुमकिन हो हमको मौका देते थे बोलने का, हमारी बातों को रखने का। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लेकर के आई थी पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी समेत। तो ये हरिवंश ने उसको खारिज कर दिया था। अब मैं आपको उनका खड़गे साहब का भी रिएक्शन आया है और गौरव गोगोई उनका, ये दोनों बयान है। खड़गे साहब प्रेसिडेंट है इसलिए सुना रहा हूं। गौरव गोगोई ने कुछ इंडिकेशन किया है सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो चल रहा था उसके बारे में। वो डिप्टी लीडर हैं, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कल
मीटिंग्स में प्रेसाइड कर रहे थे और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे। तो हमारे तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि क्या किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा। नहीं मालूम, पर ये घटनाक्रम जो हुआ है वो बहुत ही चौंकाने वाला, देश के लिए भी, सभी के लिए। क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पे किसी ने आज तक इस्तीफा दिया नहीं है आज़ादी के बाद में, पहली बार इस्तीफा हुआ है। और जो कहा गया स्वास्थ्य कारणों से, उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार प्राइम मिनिस्टर हो या राष्ट्रपति हो, ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई है, तो इस्तीफे किसी के नहीं हुए। इनका स्वास्थ्य तो ठीक था। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया अभी 15-20 दिन पहले जोधपुर में कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा ये दबाव में काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। तो धनखड़ साहब जयपुर आए, उन्होंने वहाँ पर मेरी बात का खंडन किया कि मैं कोई दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं मेरे दोस्त अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूँ, उनको स्वास्थ्य ठीक रखना चाहिए, मेरे उनके बहुत पुराना संबंध है। जो व्यक्ति अभी कह के गया वो 10 दिन पहले, वो 10 दिन बाद में स्वास्थ्य कैसे खराब हो सकता है उनका। इसलिए मैं कहता हूँ कि आशंकाएं पैदा होती है। ये मोदी जी बता सकते हैं भाई वास्तव में क्या बात हुई होगी, इस्तीफा हो गया इनका। ये भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कन्फ्यूजन हो गया है। अब जो बातें अभी बता रहे थे गहलोत साहब, फैक्ट के तौर पर वो सारी बातें ठीक हैं कि उपराष्ट्रपति जब गए थे राजस्थान तो वहीं उन्होंने ये बयान दिया था, मैं दबाव न लेता हूं न देता हूं। उन्होंने वहाँ कहा मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे कार्यक्रम में 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक बना रहूंगा। तो इसमें तो ये तो सच है, इसमें कोई दिक्कत, कोई बात गड़बड़ नहीं है। और वो पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इस्तीफा देने वाले, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इससे पहले 2 और उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन वो क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन उन दोनों। शेखावत साहब ने भी दिया था राष्ट्रपति के चुनाव हारने के बाद दिया था। अदरवाइज मतलब ये ऐसी घटना कभी नहीं हुई 1969 और सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया और किसी भी वजह से। एक बात तो हाँ, मैं आपको ये आपकी बात उस वक्त मैं ये कहना चाह रहा था कि कल आज की बात प्रोग्राम में रजत जी ने कुछ बातें बताई। जब इस्तीफा आया उन्हीं के प्रोग्राम में ये खबर आई थी, तो उन्होंने ये कहा कि उनको ये जानकारी मिली थी कुछ रोज पहले कि धनखड़ साहब और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत बेहतर नहीं था, और धनखड़ साहब ये चाहते थे कि ये बात सरकार के में बैठे टॉप मोस्ट लोगों तक पहुंचे। ये बात मतलब ये कहने का कि वो जो कमेंट्स कर रहे थे या जो वो कुछ चीज़ें चाहते थे वो उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, उन पर बात आगे नहीं बढ़ती थी। तो ये उनकी एक शिकायत हो सकता है कि रही हो, लेकिन इससे ये तो पता लगता ही है। ये महत्वपूर्ण ये है कि क्यों नहीं संज्ञान लिया जा रहा था। हम सब ये तो लक्षणों पे तो हम लोग गौर कर रहे हैं कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, वो तीखा बोल रहे थे, वो तल्ख बोल रहे थे, ये हुआ, लेकिन लक्षण पर मर्ज कहाँ था वो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जो विश्वास उन्होंने अर्जित किया कोई वो इसमें वो कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि यहां से गाड़ी डिरेल हुई, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह के संबंध उनके थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत सारे दावेदार थे। एक सज्जन तो जिनके बारे में हमेशा विजय जी लगातार कल से कह रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो तब भी दावेदार थे उपराष्ट्रपति पद के। कौन है ना दावेदार? वेटिंग वाले तो बहुत लोग हाँ, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर, वेटिंग गवर्नर, सब कुछ लोग बहुत। उसके बाद उनको बाकायदा एज राज्यसभा चेयरमैन जो उनका कॉन्डक्ट रहता था, विपक्ष तो उससे हमेशा नाराज रहा। विपक्ष ने तो प्रदर्शन किए उनके खिलाफ, बाकायदा जो है मिमिक्री की है। तो सरकार को वो बात
नापसंद आए ऐसा तो नहीं लगता। सरकार को बेल आउट करते थे वो। कई बार तो स्थिति ये होती थी कि सवाल अपोजिशन पूछता था, सरकार जवाब दे, इसके पहले धनखड़ जी उस पर बीच में आ जाते थे, इंटरवीन कर लेते थे, और कई ऐसी चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते थे जो कभी इनका कभी। फिर अब ये जो जुडिशरी को लेकर उन्होंने कहना शुरू किया कि मतलब संविधान सुप्रीमेसी, संविधान को लेकर सुप्रीमेसी जो है वो संसद चुनी की हुई है। सरकार और चुनी हुई संसद जो है। देखिए जुडिशरी पर जो बोल रहे थे, तो जुडिशरी पर ये अलग बात है कि वो बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, क्योंकि सरकार के और मंत्री भी जुडिशरी पर, किरण रिजिजू बोले, किरण रिजिजू ने बोला, लगातार बोले हैं, लेख लिखे गए हैं इस पे, लेकिन शायद बहुत एबव द बोर्ड चले गए थे धनखड़ जी जुडिशरी को लेकर के। एनजेएससी के सवाल पर तो बहुत ही मुकर थे, लेकिन ये सब चीजें तो मुझे लेकिन वो लगता सरकार की राय से खिलाफ तो नहीं थी। नहीं थी राय के नहीं, खिलाफ। राय के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे। दूसरी बात ये चीज़ लेकिन होता है लेकिन ना। इस तरीके से कोई नहीं बोलता जिस तरीके से वो बोल रहे नहीं, लेकिन सौरभ इसमें तो ये होता है कि सरकार तो कम्युनिकेट कर सकती है कि भाई शांति हो रखिए। सकता है किया हो। अब ये तो हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा किया उन्होंने नहीं माना, लेकिन ट्रिगर पॉइंट मतलब वो मर्ज कहाँ है वो ढूंढना बहुत बताइए त्रिपाठी जी, कहाँ से लगता है आपको बात बिगड़नी शुरू हुई? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि, और ये किसी के लिए भी है, अगर आप अपनी अथॉरिटी से, अपने कर्म से कहीं पर खड़े हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपनी लीडरशिप की तरह काम करना चाहिए। लेकिन आप किन्हीं वजहों से, और ये शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए कि कृपा से या किसी की वजह से, लेकिन फिर भी ये आता तो है ही है, तो आपको अपनी लक्ष्मण रेखा हमेशा तय करनी चाहिए। राज्यपाल के तौर पर जगदीप धनखड़ की जो भूमिका थी, कई बार वो ठीक है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में जो कुछ हुआ, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति रहता तो वो व्यवहार करता। लेकिन कई बार ऐसा भी लगा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उसका तो इनाम मिला। इसका मतलब कि वो तो जो पावर है, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उसको नापसंद नहीं आ रहा था, उसको तो अच्छा लग रहा था। फिर जितने भी एजेंडे की वो बात कर रहे थे वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वाला व्यक्ति जो इंडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसमें कोई काम करते हुए लीडरशिप के तौर पर कभी कहीं दिखा है? जगदीप धनखड़ वो प्रयास कर रहे थे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है कि आपके नाम से कोई कालखंड, किसी कालखंड की बड़ी घटना जानी जाए, और यहां पर धनखड़ साहब कई मसलों पर अकाउंटेबिलिटी तय करना, जुडिशरी में क्या हो रहा है, कितना रिफॉर्म होना है, वो सब ठीक है। लेकिन वो जहां तक जा रहे थे, और वो पहले भी कई बार बात हुई, वो बात उनकी सब दुरुस्त है, उस बात पर हम लोग कोई, उनकी बात में गड़बड़ नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयर ऑफ द अपर हाउस के तौर पर उनको कहां तक जाना था, वो लक्ष्मण रेखा तो आप कह रहे हैं कि सारे मुद्दे, चाहे वो जस्टिस वर्मा वाला भ्रष्टाचार वाला मामला हो या एनजेसी का मामला हो, व्हाटएवर, ये सारे मुद्दे सरकार के भी थे, बिल्कुल, लेकिन तरीका ये नहीं था जो सरकार जो वो कर रहे थे। उन चेयर्स पर बैठकर आपको अपनी लक्ष्मण रेखा तो समझनी ही होती है। गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर लोकसभा, ऐसी जितने पद हैं, आप जो भी बात करते हैं वो आप संविधान और कानून के दायरे में एक सजेशन जैसा करते, सीधे सीधे, मतलब वो आप यूं नहीं करते कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पीछे लोग खड़े हो जाओ, ये होना भी नहीं चाहिए। ये भी थोड़ा ज्यादा है भाई। अगर सरकार बढ़ती, अब जैसे महाभियोग की बात है, महाभियोग लाया गया, ये भूल जाएं कल वाला प्रकरण, एक बार कल वाले बात एक बार भूल जाएं। अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उसका वो तो सरकार के ही सिरे जाएगा ना। नहीं, वो ठीक, चाहे कितना ही बोले वो धनखड़ जी उसके ऊपर, सरकार के उस पर जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि आपको इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि मेरी कोई लीडरशिप रहे, और ऐसा कभी किसी चेयर ने कोई कोशिश की है क्या? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या किसी चेयर ने, राज्यसभा के किसी ऐसे सभापति ने यह कोशिश की है क्या? उससे बाहर लोग करते हैं, जैसे हामिद अंसारी अपनी आइडियोलॉजिकल बहुत सी चीजें वो करते थे आखिरी समय, दूसरा जो कार्यकाल था वो 10 साल रहे उपराष्ट्रपति, तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आइडियोलॉजिकली बहुत कुछ किया, उसमें दिक्कत भी नहीं है, लीडरशिप पर नहीं किया, लीडरशिप पर नहीं किया। तो मुझे जो जिसको कह रहे हैं कि कहां से बिगड़ गई बात, तो बिगड़ने वाली बात यहीं से लगती है। और ये जहां तक रही बात की बात, तो ये ठीक है, टॉप लीडरशिप से तो वैसे भी सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलना, बात करना वो बड़ा मुश्किल होता है। एक बार कोई 7 लोक कल्याण मार्ग चला जाता है तो कम से कम 6-8 महीना तो उसी फोटो पे काम चला देता है, मतलब राजनीतिक तौर पर और सारी चीजों में वो बताता है कि नहीं मोदी जी बहुत मानते हैं, मोदी जी कह भी देते हैं 2-3 बार के हमको। लेकिन यहां आप सोचिए, क्या नड्डा जी से भेंट नहीं हो रही थी? क्या
किरण रिजिजू से भेंट नहीं हो रही थी। परसों राजनाथ जी की और उनकी क्लोज डोर मीटिंग हुई है। क्लोज डोर मीटिंग हुई। मतलब धनखड़ जी की और राजनाथ जी की क्लोज डोर मीटिंग परसों भी हुई है। ऐसा नहीं संभव है ना कि वो जो सारी बातें हैं वो नहीं पहुंच रही थी, ऐसा नहीं संभव है। ये आप इसको समझिए, कम्युनिकेशन ऊपर से टूटा होगा, ये बात ठीक है, लेकिन आसपास से उनको जो पहुंचाना होगा वो तो पहुंच रहा था। अब अगर वो रिसीव नहीं कर पाए और उसमें ये हो सकता है नहीं, कि उनकी बात पहुंच रही हो लेकिन वहां से पहुंचने का response ना आ रहा मतलब हो। ये कि भाई हम जैसा मिलकर- चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वो नहीं नहीं, हो ये रहा। भी हो रहा है, मान ली बात राजनाथ जी ने पहुंचाई, राजनाथ जी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा। ये भी तो तकलीफ यही होती है। मतलब होता है हाँ, सर, हाँ। कि भाई सुन ली गई बात, ठीक है, हो गई, जाइए। तो अब जाइए, हर चिट्ठी की एक्नॉलेजमेंट नहीं दी जाती ना। acknowledgement, तो वो भी तो उनको अखर रहा होगा ना। नहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति ये अखरने वाले पद भाई नहीं। मुझे तो रणनीतिक ये आपको पोजीशन। अच्छा वो उपराष्ट्रपति के तौर पर कोई लीडरशिप की भूमिका में जाना चाह रहे थे या कोई ऐसा तो- एक्टिविज्म की ज्यादा एक्टिविज्म कर रहे हो, ये कब से लगने लगा? भाई मुझे तो जब मैंने वो उनका कृषि मंत्री के सामने दिया गया स्टेटमेंट, शिवराज सिंह चौहान उन्होंने को, तो चर्चा की। वो तो बिल्कुल ऐसे आपको झटके की तरह लगता है वो अपनी कि सरकार अरे, पे एक वो था। कि उपराष्ट्रपति कृषि मंत्री के सामने ऐसे कह रहे हैं, मतलब लिटरली उन्होंने कह दिया किसान बेहाल है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये जरूर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा था, लेकिन वो एक कारण नहीं होगा कि उसके कारण सरकार इतनी नाराज हो जाएगी कि भाई उपराष्ट्रपति का इस्तीफा ले लेगी। और मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति को एक बड़ी पार्टी अब तक कद बड़ा करने की कोशिश भी नहीं थे। उपराष्ट्रपति तो जानता है कि भाई मैं जितना झुक के रहूंगा, दब के रहूंगा, उतने जल्दी मेरे नाम के आगे जो उप लगाए वो हट जाएगा, अगला मैं राष्ट्रपति बनने के दरवाजे पहुंच गया हूं। तो कोई भी उपराष्ट्रपति अपने आकाओं को या अपने नियुक्त करते हैं, जो आपको बनाते हैं, उनको कभी भी आंखें दिखाने की कोशिश नहीं करता है। तो मान के चलता है कि उन्होंने मुझे उपराष्ट्रपति बना दिया है, जिस कृपा से मैं उपराष्ट्रपति बनाऊं वही कृपा अगर 5 साल बनी रही और वैसे ही मैं काम करता रहा तो मैं राष्ट्रपति भी बन जाऊंगा। तो वो एक अपना अलग अस्तित्व बनाने की तैयार में नहीं थे। और लेकिन अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उपराष्ट्रपति का ये चुनाव जीते थे, मार्गरेट हलवा को इन्होंने हराया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी थी इनके जीत के ऊपर, वो ध्यान से सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी कितनी तारीफ की थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारतीय इतिहास में ऐसा उपराष्ट्रपति मिला नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा है, कानून का जानकार है, और पूरा राज्यसभा और देश गौरवान्वित महसूस करेगा इनके अपने 5 साल के कार्यकाल से। आज के ट्वीट से ज्यादा की थी ना, बहुत ज्यादा की थी। तो जिस व्यक्ति पे आप इतना भरोसा कर रहे हो, तो ऐसे सीरीज ऑफ इक्वेंस होते चले गए, घटनाएं घटित चली गई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति के भी संवाद चला बंद हो गया, गृहमंत्री और उपराष्ट्रपति के बीच संवाद बंद। ये मुझे फिर मोदी जी का ट्वीट, ये दिस इज मतलब बिल्कुल स्टार्क जैसे आप कहते हैं ना, दिख रहा है साफ। सिर्फ औपचारिकता निभाना, एक औपचारिकता निभाना है तो मजबूरी में डाल दो। अभी याद दिलाया जो समीर जी ने, उसको जोड़ लीजिए तो और समझ में आ जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिहाज से रखते हैं और उसमें उसकी लाइन बिगड़े, तो ये ज्यादा चिंता की बात होती है। आप जिसको जानते हो कानून का जानकार नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया का जानकार नहीं है, उसको कैसे नहीं पता है। जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, वहां जब आप उस लाइन से इतर जाते हैं तो खतरा। आप सुब्रमण्यम स्वामी बन गए, जिस कारण से आपको पार्टी लेके आए थे कि आपने नहीं, कांग्रेस को स्वामी परेशान जी किया, तो आपको राज्यसभा भेजा, तो अपनी पार्टी के खिलाफ आप लगातार बोलते रहे, बड़े नेताओं के खिलाफ। इनसे तो शिकायत दूसरी रही ना उन्होंने जो हमेशा कहा कि इतिहास में ऐसा उपराष्ट्रपति नहीं मिला, वो तो साबित कर दिया धनखड़ जी ने कि पहली बार इतिहास में बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया एक उपराष्ट्रपति ने, और जिसका कारण अभी तक समझ में नहीं आ रहा किसी को। तो एक तरह से अपनी ऐतिहासिकता तो उन्होंने बना दी। क्यों इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का, इस पर बहुत लंबी चर्चा हम लोगों ने की, बहुत सारी वजहें सामने आई। कल महाभियोग को लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो कन्फ्यूजन थी, उसको एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव दिया उसको उन्होंने ले लिया चर्चा के लिए। उधर सरकार लाने वाली थी लोकसभा के अंदर, ये क्यों कम्युनिकेशन गैप था ये जानते हुए ऐसा हो गया। फिर विजय जी ने बताया कि एक नहीं 2 महाभियोग जो थे जस्टिस यादव के खिलाफ, उसको भी विपक्ष ने जो है एक बार फिर उपराष्ट्रपति को दिया। उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे, और सारी चर्चाएं चल रही हैं। वो लगातार सरकार के संपर्क में थे, उनसे राजनाथ जी ने परसों मुलाकात भी की थी। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ उनका भोजन था, वहाँ वो गए नहीं। इसके अलावा उन्होंने परसों एक बड़ी डिनर पार्टी भी दी थी अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, और वो एक सॉर्ट ऑफ फेयरवेल था। अभी चर्चा ये हो रही है कि उनको एक ऑफिशियल फेयरवेल शायद ना दिया जाए। ये भी अगर होगा तो बड़ी अजीब सी बात होगी। और प्रधानमंत्री का जो 2 लाइन का ट्वीट आया है केवल उनके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए, और ये कहते हुए कि उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई हैं, तो उसको भी देख के लग रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, कम से कम उनके और सरकार के बीच में। अब सवाल चले आगे ये कि कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। पहले तो देश में कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट नहीं है।
अब उपराष्ट्रपति नहीं है पद पर तो नहीं है, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक देश में कोई उपराष्ट्रपति नहीं होगा। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन कराएगा। कब कराएगा? 60 दिनों के अंदर शायद उसको इसमें कोई टाइम नहीं होता है कि चले। 60 डेज के अंदर कर लेते तो हैं, वो हाँ सर कर लेते हैं, टाइमलाइन नहीं है लेकिन कर लेते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट 2 है, महीने के अंदर हाँ, जल्द से जल्द हाँ, जल्द से करा जल्द दे, जल्द से जल्द करा देते जल्द से जल्द, क्योंकि अभी तो 2 साल बाकी थे उनके। 20-25 दिन तो टाइम ही लगता है प्रक्रिया में भी तो क्योंकि उसमें तो पहले मतलब देश की लेकिन चलिए अब वोटिंग नहीं होती ना। ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन चुनता है उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। दोनों को मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और उसमें दोनों उम्मीदवार जो हैं वो तय होते हैं। जैसे इस बार जो सत्ता पक्ष था बीजेपी, उनके उम्मीदवार ये थे जब उन चुनाव 2022 में इलेक्शन हुआ था। दूसरी ओर से मार्गरेट अल्वा थी कांग्रेस पार्टी की नेता, और जगदीप धनखड़ बड़े हैंडसम वोट से वो जीत गए थे। तो अब ऐसा ही अब देखना होगा कि क्या किसी नाम पर सहमति बन जाती है, एक ही नाम दिया जाता है, वैसे उम्मीद कम है उसकी, और कौन कौन उम्मीदवार होते हैं दोनों तरफ से जो नाम चल रहे हैं। सबसे पहला स्वाभाविक नाम जो होता है, अरे मैं आपको पहले राज्यसभा की कार्रवाई सुन दिखा देता हूं। Stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 23rd July 2025. इसी महीने। चलिए तो हम लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई तो स्थगित कल तक के लिए कर दी गई है। इन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला था, क्योंकि ये उपसभापति हैं राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। वैसे जेडीयू से सांसद हैं, जेडीयू कोटे से ये सांसद हैं। अब क्योंकि ये उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में यही हाउस चलाते हैं, तो क्या ये एक स्वाभाविक नाम जो है वो हो सकता है। इनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भूमिका में लाया जाए, तो वहाँ किसका मुख्यमंत्री बनेगा अगर ऐसा होता है, बीजेपी का या जेडीयू का। रामनाथ ठाकुर, शशि थरूर का भी नाम किसी ने चलाया गया, शशि थरूर की भी बात हो सकती है। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, आचार्य देवव्रत, ये सारे वो नाम हैं जो चर्चा में हैं, और कुछ हमारे मेहमानों ने भी अपने अपने आंकलन के हिसाब से जो है वो नाम दिए हैं। पहले हरिवंश बाबू, क्या लगता है आपको समीर जी? मुझे हरिवंश जी की संभावना कम लगती है। अच्छा। एक तो नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं, एक समय नीतीश कुमार के कोटे से ही उनका चुनाव हुआ था, और जब नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर जब वो तेजस्वी की सरकार बनाई, तब इनसे कहा था इस्तीफा देने के लिए, छोड़ने के लिए, तब इन्होंने मना कर दिया था। उस समय नीतीश जी इनसे थोड़े नाराज हो गए थे कि उन्होंने साथ नहीं दिया उस समय। तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि हरिवंश राय जी को, हालांकि इनका कार्यकाल भी इसी महीने खत्म हो रहा है, हरिवंश जी का 2020 में नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे इनके नाम तो पर। नीतीश कुमार भी तैयार नहीं होंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि भाई कोई ऐसा आदमी बने जिसका उनको पॉलिटिकल लाभ मिले, कोई संदेश जाए, कोई मैसेज। एक बार जरा लोकसभा की कार्रवाई भी सुन लेते हैं। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है, जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय ये जो हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ, ये निंदनीय है। सभापति महोदय जी, ये सब सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं, और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है
बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अब बड़ा जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा था लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यहां लोकसभा में तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर ही हंगामा हो रहा था। विपक्ष जानना चाह रहा था वजह बताइए क्यों इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का इस तरीके से। मैंने आपको बयान सुनाई ही। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कुछ तो पर्दादारी है, कोई तो राज था, कोई तो ऐसी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। किस वजह से इस्तीफा दिया, ऐसे आनंद फानंद में उन्होंने, स्वास्थ्य तो उनका बिल्कुल ठीक था, कल उन्होंने हाउस चलाया है। कांग्रेस पार्टी तारीफ भी कर रही है कि ये तो हमको बड़ा मौका भी देते थे, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते थे। एनीवे, ये सारी बातें हम चर्चाएं कर रहे थे कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। तो हरिवंश जी के नाम पर चर्चा जो है वो चल रही थी। इनफैक्ट आज हरिवंश जी ये सब हंगामे से पहले वो जब चेयर पर आए तो उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पैदा हुई परिस्थिति के बारे में भी बोला। तो एक बार मैं आपको वो सुना देता हूं। The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. मतलब कि अब आगे जो होगा, जैसी जानकारी आएगी हम आपको उससे हाउस को उसके बारे में हम बताते रहेंगे। लेकिन ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया गया, कहा उन्होंने कि इस्तीफा हुआ है, आगे की परिस्थिति के बारे में हम बताएं। विपक्ष जानना चाह रहा है कि इस्तीफा क्यों हुआ। पहले सर इसी में बताइए, हंगामा आज जगदीप धनखड़ के नाम पर हो रहा है। वो तय था कल ही कि जब इस्तीफे की खबर आ गई थी, तो तय था कि भाई अब जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में विपक्ष इस बात को मतलब मुद्दा उठाएगा और जानना चाहेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। और लगातार मुझे लग रहा है कि पूरा सेशन जो है वो इसी तरीके से वॉश आउट होने वाला है। अब जो चर्चा होने वाली थी, मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है कि इस पर चर्चा होगी। सप्ताह के दूसरे इसमें जब पहलगाम मामले पर चर्चा का जो लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का जो समय निर्धारित किया है, अगर वो चर्चा शुरू हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये मामला चलेगा। जहां तक उपराष्ट्रपति के नियुक्ति के सवाल की जो चर्चा हो रही थी, उसमें मुझे लग रहा है कि जो हरिवंश जी, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। मुझे लगता है पार्टी संदेश देगी, किसी की भी नियुक्ति करेगी तो पॉलिटिकली इसका एक मैसेज क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशन मैसेज क्या जा रहा है, किसी इलेक्शन में क्या उसको भारतीय जनता पार्टी का बेनिफिट होने वाला है, यह संदेश जरूर देगी। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि बंगाल जैसे जाट समुदाय से थे जगदीप, हाँ बिल्कुल थे, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कि जिन्हें पार्टी लेकर आ सकते हैं, फिर वह अपना मुख्यमंत्री बना दे और फिर अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जाए। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर प्रश्न उठ रहा है, उससे पार्टी निकलने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मुझे लगता है बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी एक करके इतना बड़ा स्टेटमेंट देके आप अगले बंगाल में बढ़ जा रहे हैं। मतलब ये थ्योरी इनकी चलाई हुई है कि नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति। कल से सोशल मीडिया में आग लगी हुई है इस बयान को लेकर के। अरे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर जब ये बातें हो रही हैं कि वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, तो उपराष्ट्रपति का काम कैसे करेंगे? स्वास्थ्य कारणों से मुख्यमंत्री का काम में और उपराष्ट्रपति का काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। जितना मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी होती है, उतनी उपराष्ट्रपति के पास जिम्मेदारी नहीं होती। उन्हें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं निभाना है। उपराष्ट्रपति ये कहा जा सकता है कि भाई वो राज्यसभा कैसे चलाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी। राज्यसभा चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर समय सभापति ही चेयर पर बैठे। क्यों आपको लगता है नीतीश जी को बनाया? नहीं, देखिए कई कारण है। जिस तरीके से बिहार में परिस्थितियां भी बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर प्रश्न उठ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि भाई गृह मंत्रालय भी उनके पास है, मुख्यमंत्री भी है, एक एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कारण ऐसा महसूस कर रही है कि भाई नीतीश के कारण इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई बड़ी डील भी हो कि आने वाले समय में जनता दल का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, कोई उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, निशांत कुमार को, नीतीश कुमार यहाँ उपराष्ट्रपति बन जाए और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और बढ़िया कोई डिसीजन ले और चुनाव में जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बिहार के समीकरण में मुझे लगता है। ठीक है सर, चलें। आपने दो बातें कही। हरिवंश जी आपको नहीं लगता कि सूटेबल होंगे इस पद के लिए बीजेपी के लिहाज से? नीतीश कुमार हो सकते हैं। सर देखिए, समीर जी के सरकार में बहुत क्लोज सोर्सेज है और वो सूत्री हैं पूरे, वो तेजस्वी जैसा नहीं है। तो वो उनकी बातों पर मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो चुनाव होगा उसमें मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या मैसेज देना चाहती है और उसे किस मैसेज की ज़रूरत है आज। मतलब क्या मैसेज देने की ज़रूरत है, ये सरकार तय करेगी। तो उस पर बात होगी।
एक बात मुझे जरूर लगती है कि अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। धनखड़ साहब को लेकर पहले भी इस बात पर विरोध हुआ था पार्टी में और संघ में। ये कोई बहुत पुराने भाजपा ही नहीं, 2002-3 में पार्टी में आए थे। हाँ, तो वो इसलिए उनको लेकर होगा तो भाजपा से होना चाहिए। बीजेपी का कोर जो कैडर है उसमें से किसी को बनाना चाहिए। अब वहाँ पर क्या, जैसे वेंकैया नायडू जब आए थे दक्षिण भारत से और वो मंत्री थे सरकार में, तो क्या किसी मंत्री को यहाँ भेजा जा सकता है? लगता है कोई आ रहा है दिमाग नहीं, नाम मैं सोचता ही नहीं इस सरकार में, लेकिन क्या कोई ऐसा मैसेज वो देने, सोच लीजिए कोई महिला उपराष्ट्रपति, कोई महिला उपराष्ट्रपति हो सकती है क्या? कोई वो केंद्र से दक्षिण भारत से तो उपराष्ट्रपति महिला मुझे लगता बनाएंगे नहीं ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी वैसे, मैं नाम पर चर्चा नहीं, मेरा सवाल तो दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये सरकार चुनाव कराना चाहती है उपराष्ट्रपति का? क्यों नहीं कराएगी? ये क्यों कराएगी, इसका कारण बताइए मुझे। क्योंकि एक तो संविधान में कोई जरूरत नहीं है, संविधान ने कहीं पर टाइमलाइन नहीं दे रखी, और टाइमलाइन पे ही काम नहीं करती ये सरकार। तो इस सरकार में बनाने में दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत उपाध्यक्ष बनाने में है। पिछले 6 साल से उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा में। पूरा 17वीं लोकसभा के 5 साल चले गए बिना उपाध्यक्ष के। सर, एज चेयरमैन राज्यसभा बड़ा काम होता है उपराष्ट्रपति का। लोकसभा उपाध्यक्ष का भी बड़ा काम होता है, और वो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में मैंडेटरी है। उस पर PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर आप बहस कहीं और ले गए। आप नाम बता दीजिए मुझे बस। नहीं, मैं बहस, नाम तो तब जरूरत होगी जब चुनाव होगा। मतलब बीजेपी को लग रहा है चुनाव ही नहीं कराएंगे। चुनाव की जरूरत क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति एक कब तक? अच्छा ठीक है, या तो देश में 6 चुनाव साल जब आप उपाध्यक्ष चला, देश में चुनाव जल्दी होने वाला होता तो मैं आपकी बात, मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरा इस पर जो ठीक है। क्यों अभी तो बहुत दूर है सब कुछ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, बिना उपराष्ट्रपति क्यों चल रहा है? सर, 6 साल तक उपाध्यक्ष आप नहीं बना रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी सेशन में उपराष्ट्रपति चुन सकती है। और 8 विधानसभाओं में अभी उपाध्यक्ष नहीं है। या आपने तरीका निकाल लिया नाम ना बताने का, और कुछ नहीं है कि मुझे नाम ना बताना पड़े। नहीं, नाम वैसे भी नाम की चर्चा मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में करने का कोई फायदा है। हम तो करेंगे, चर्चा तो करनी पड़ेगी। विनोद जी बता सकते हैं। अब नहीं, बस पहले ये बता दें, क्योंकि ये नीतीश कुमार इनके फेवरेट हैं सर त्रिपाठी। तो नीतीश कुमार और हरिवंश जी 2 नाम अभी भी आए हैं। हम जयबन नहीं करेंगे, हम बिहार की सेवा करेंगे, हम काहे को जाएंगे? हमने तो नहीं हटेंगे। वो लोग मिला था तो हमने उसे बता दिया था, वो कह दिया था कि हम वो करेंगे, हम कर रहे हैं। और देखिए दिख रहा है, मोदी जी आए थे, कर दिए हैं। और अब कहीं जाएंगे? किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के दावेदार नहीं हो सकते। हरिवंश जी हो सकते हैं, हरिवंश जी की संभावना हो सकती है। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार इधर कह रहा हूं, इस सरकार में ये हमको आपको लगता है कि किसी मैसेजिंग के लिए किसी को रखा जाता है। हम पत्रकार लोग बड़ा समीक्षा करते हैं कि अच्छा फलाना आ जाएगा तो इससे ये हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा कौन सा जाट को बनाया आपने? मैं आ रहा हूं सर, मैं राष्ट्रपति बनाया जाट को, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। अच्छा किया आपने बोल दिया हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वहीं से शुरू कर लेते हैं। आदिवासी एक महिला है, चेहरा है, उसका संदेश जाता है। लेकिन झारखंड में आप आदिवासी नेता था, चुनाव जीत गए क्या? झारखंड में नहीं है सर। इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है? आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं। उड़ीसा में फिर आ जाइए, जाट मोबिलाइजेशन आपका हो पाया क्या कहीं? आप तो कहते रहे, आपने सत्यपाल मलिक को भी बनाया था। ये मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन में आने वाला वर्ग है वो ऐसे नहीं देखता है, वो ऐसे जाति जाति के नाम पर नहीं वोट करता है। और मैं तो बार बार कहता ही हूं कि बीजेपी में जो वोट करने आता है, बीजेपी में जो नेता होता है वो अपनी जात का नेता नहीं रहे। एक जिसको कहते हैं कि दलित समाज से आने वाले नेता ने एक बार मुझसे कहा कि हम अपने यहां उसकी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, जब से भाजपा में आ गए महासभा वाले हमको बुलाते ही नहीं। और ये मतलब ये संकट है। नहीं, लेकिन तो मैसेजिंग कैसी? फायदा भले ना होता हो, लेकिन मैसेजिंग वो करते नहीं, ये हम नहीं मानते। मैं लेकिन यही तो कह रहा हूं, कौन सी मैसेजिंग है? आप जरा बताइए ना। अच्छा चलिए बताइए, गृह मंत्री अमित शाह की क्या मैसेजिंग? ऐसे हर पोस्ट की बात नहीं हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की क्या मैसेजिंग? मैं बताता हूं, सीतारमण की क्या मैसेजिंग? मैं बताता हूं की मैसेजिंग है। 5 उदाहरण दे देता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, टॉप 5 में एक महिला है। फिर तो समय है बोलने किसी भी चीज को बनाने की। तब तो नहीं, देखिए आपने द्रौपदी मुर्मू को देखिए, फायदा होता है कि नहीं होता? नहीं, नाम पर मैसेज ऑर्डर उठ चुका है सर। नहीं सर, अब जो है सर, अब हम चुप हो गए। नहीं चुप मत होइए, अपनी बात कहिए। देखिए मेरा मानना यह है कि मैं तो सहमत हूँ इस बात से, नीतीश कुमार नहीं तो बिल्कुल रूल आउट करता हूँ। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे 2 कारण से। एक तो नीतीश कुमार खुद बिहार नहीं छोड़ना चाहेंगे, और दूसरा उन्हें मालूम है कि उपराष्ट्रपति के बाद जो है उसके बाद उनकी पारी समाप्ति की घोषणा वैसे ही हो जाएगी। और अभी उनको कौन सी बच गई है?
अरे बची ना बची, आदमी हमारे आप के लिए नहीं बची ना, उनके लिए तो बची है ना। देखिए व्यक्ति अपने आप में तो हमेशा अपने को संपूर्ण समझता है, ये बाहर वाले को समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जिन कारणों से धनखड़ जी का इस्तीफा है, जिन प्रकट कारणों से, तो वही प्रकट कारण तो सामने है। वो तो कभी गमला रख देंगे किसी के सिर पे, कभी किसी के पैर छूने लगेंगे, पता लगा उपराष्ट्रपति बने, अब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उनके पैर छूने लगे। तो ऐसी स्थिति तो सरकार चाहेगी क्या? नहीं, वो रिलायबल कैसे लग सकते हैं सरकार हाँ, को? दूसरी बात यह है कि मैं विजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2 बार कहते हैं गुड़ के धोखे का पास खा चुकी भारतीय जनता पार्टी, यानी दूध से जल चुकी। एक सतपाल मलिक और एक धनखड़, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के नहीं है। पार्टी में होना अलग बात है टेक्निकली, लेकिन पृष्ठभूमि दोनों की अलग अलग है, लोक दल वाली, जनता दल वाली, और वो किसान पृष्ठभूमि। ऐसे में भाजपा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये ऐसे पद हैं जो सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और वहां अपने किसी निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता को ही बनाएगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, एक नाम जरूर थोड़ा गंभीरता से, अगर मैसेजिंग के लिहाज से देखें, मैसेजिंग के लिहाज से नाम अपने मित्र का नाम फिर से खारिज कर रहे हैं। नहीं, कौन से मित्र? वही 3 साल वाले, उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। मैं मैसेजिंग के लिहाज से, ज्यादा मैसेजिंग की बात नहीं, कर रहे ठीक है, ये तो हैं। योग्य अगर मैसेजिंग के लिहाज से, हालांकि उनकी भी पृष्ठभूमि भाजपा संघ वाली नहीं है, लेकिन जो संघ का जो मुस्लिम आउटलुक है, नजरिया है, उसमें आरिफ मोहम्मद खान फिट होते हैं। वक्फ पे क्या रुख रहा उनका? वक्फ पे समर्थन में है, वक्फ बिल के सरकार के साथ है। वो तो शाहबानू के जमाने से उनका, शाहबानू वाले मामले में जो उनका स्टैंड था, तब से लेकर के बाकायदा उनकी जो लाइन है, वो वही लाइन है जो आरिफ मोहम्मद खान संघ की जो लाइन है, मुसलमान मुस्लिम्स को लेकर के उपराष्ट्रपति, मुसलमान उपराष्ट्रपति से बिहार में भी, बंगाल में भी संदेश जाएगा और दुनिया में भी जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं बिहार का चुनाव है, तो बिहार के हरिवंश जी, बिहार के नीतीश जी, बिहार के आरिफ भाई, मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। मैसेजिंग के लिहाज से आरिफ मोहम्मद खान एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, और दुनिया को भी संदेश दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भी संदेश दिया जा सकता है कि देखो हमारे देश में। सर बस सर 10 सेकंड बस दीजिए, और कोई नाम सर? और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई सॉलिड कार्यकर्ता ही होगा। अच्छा, बाहर से अगर कोई है तो एक यही, बाहर से मुझे आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज्यादा मुफीद लगते हैं। एक नाम और मैं ले सकता हूं अगर भाजपा के अंदर से, वो आचार्य देवव्रत का। आचार्य देवव्रत जो अभी गवर्नर है, जो गवर्नर है, और वो हरियाणा के रहने वाले हैं, और उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से हमारे धनखड़ साहब हैं, जाट समुदाय से। हाँ, लेकिन वो संघ के और भाजपा के अभी कहाँ के गवर्नर से आते हैं, शायद गुजरात के गवर्नर है, और उनके प्रधान। 2 नाम दिए आपने, आरिफ मोहम्मद खान और आचार्य देवव्रत, और नीतीश कुमार का नाम समीर जी के अलावा बाकी तीनों लोगों को नहीं लगता है। हरिवंश जी पर नहीं बोले आप? हरिवंश जी, देखिए, हरिवंश जी के संबंध प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं। हरिवंश जी एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या वही, उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है। ठीक है, बाहर के हैं। ओके, हाँ सर बोलिए। सर, आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र हो रहा है। अब जो पार्टी एक सांसद मुसलमान का नहीं बनाती है, जो पार्टी एक मुसलमान अपना केंद्र में मंत्री संदेश देने की नहीं रखती है, वो उपराष्ट्रपति मुसलमान को बना देगी संदेश देने के लिए कि हमने उपराष्ट्रपति बना दिया है तो मुसलमान हमको वोट दे दो। इनका तो बहुत क्लियर एजेंडा है कि भैया हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों के वोट। हमारा तो पूरा जो राष्ट्रवादी उनका एजेंडा है कि हिंदुत्व वोट पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे लगता है किसी भी स्थिति में किसी मुसलमान को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है वो गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब्दुल कलाम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उनका एक अलग कद था, वो अलग पूरा मामला है। सरकार को इसमें कोई फायदा दिखता ही नहीं दिखता है। मुझे लग रहा है कि यह हो सकता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले, और बंगाल में जिस तरीके से ममता बंगाल अस्मिता की बात लगातार कर रही है कि भाई बंगाल विरोधी है, ये बंगाली विरोधी है, तो इसे किसी बंगाली को उपराष्ट्रपति के रूप में पार्टी लेकर आ सकती है। केरल में चुनाव है तो केरल को देखते हुए पार्टी किसी को उपराष्ट्रपति के रूप में लेकर आएगी। तो ये चीज है कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल अस्मिता की बात कर रही है और मोदी शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को बंगाल विरोधी बता रही है, तो क्या कोई बंगाली ऐसा व्यक्ति जो बहुत बंगाल में लोकप्रिय हो उसको उपराष्ट्रपति बनाकर ममता बनर्जी को काउंटर करे? बंगाली नाम बताइए। नकवी साहब तो भाजपा के मुसलमान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भाजपा के भी हैं, मुसलमान भी हैं। नकवी साहब आपको लगता है मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं? नहीं, अगर संभावितों में सीनियर आदमी है, एक तरह से वरिष्ठ आदमी है, सब कुछ किया, और एक मतलब उनका भी कोई नो नॉनसेंस टाइप मामला है, वही रैंक एंड फाइल का, वो भी एक बढ़िया नाम हो सकता है। ठीक है, आपने मतलब मुस्लिम अगर कोई चेहरा हो सकता है तो आरिफ मोहम्मद खान या मुख्तार अब्बास नकवी, दो की नाम चर्चा हुई है। बंगाल में दिलीप घोष हो सकते हैं क्या?
आप बंगाल का आप कुछ कह रहे, दिल्ली प्रधानमंत्री की रैली में उनको नहीं बुलाया जा रहा, आप कह रहे हो उपराष्ट्रपति। नहीं, कई ऐसे कई बढ़िया संघ के प्रचारक है जो बंगाल में बेहतर काम कर रहे हैं, शिक्षा भी थे जो जुड़े हुए हैं, तो कोई एक अच्छा नाम लेकर आ सकता है, जैसे अब्दुल कलाम को लेकर आए थे। पहले बंगाल से इन दो पे बात हो जाए सर। हाँ, आपने कहा कोई मुसलमान नाम नहीं देगी भाजपा, बताइए। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, दो नाम। देखिए, मेरे को सबसे ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बीजेपी कैडर के व्यक्ति की लगती है, कोई भी हो, मैं नाम पे जाता नहीं। और दूसरा नाम मुसलमान हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्योंकि ये फायदे की बात नहीं है जो त्रिपाठी जी कह रहे, फायदे के लिए नहीं, मैसेजिंग के लिए। और आरिफ खान साहब का इसलिए मैंने बार बार भी जिक्र किया, 3 साल से वो पहले पिछली बार की पारी में मिस हो गया था। हाँ, आपने नाम ले दिया, नहीं मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि नाम का कोई फायदा नहीं है, जब बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी कैडर का व्यक्ति के बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। और उसके बाद यदि कोई बनता है तो वो आरिफ खान साहब एक बड़ा नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम कैडर में, पाकिस्तान को लेकर और जगह पर भले उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एक बात आप ही ने कही, शायद आपने या किसने कही अभी, कि वेंकैया जी जब बने तो मंत्री थे। हाँ, मंत्री थे, और दक्षिण भारत से थे। हाँ, तो कोई मंत्री हो सकता है यदि अब सरकार, लेकिन मैंने कहा ना वो तो बीजेपी कैडर का हुआ ना, बीजेपी कैडर में तो सब शामिल है ना। नहीं, वैसे तो बहुत कुछ लोगों ने, अब कुछ पता तो है नहीं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि सोचना चाहिए, तो कई लोगों ने कहा कि नड्डा जी हो सकते हैं। हाँ, कई लोगों ने कई लोग। अब ये ऐसी चीजें हैं कि इस पे आप और ध्यान से देखिए तो अभी कहानी कुर्सी की में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा ही नहीं हो रही हो। नहीं, अब कितनी बार करें, कब तक करें? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, चलिए आप नाम बता दीजिए आज, है ना, इसको नड्डा जी का नाम, नया टास्क नहीं, आपने मजाक में कहा या सीरियसली नड्डा जी का नाम दिया है? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखिए जेपी नड्डा जी जहां तक पहुंच चुके हैं और जिन पदों पर रह चुके हैं, तो अब उनके लिए ऐसे पदों के अलावा कौन सा पद बचा? एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहे हैं आप उनको? भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स रिटायर होंगे, लेकिन जहां पर वो खड़े हैं, या तो वो मंत्री के तौर पर कंटिन्यू करें और या उपराष्ट्रपति जैसे पद पर जाए। तो ये दोनों ही संभावनाएं, कोई बहुत उपराष्ट्रपति बनना, ये तो एक अच्छी सम्मान की बात होती है, जहां तक पहुंचे। मुझे लगता है नड्डा जी नहीं बनेंगे। नड्डा जी का इतना बड़ा कद नहीं है फिलहाल कि भाई मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटा दिया तो अब इनको उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। मंत्री बने हुए, मंत्री के रूप में वो कंटिन्यू करेंगे। उनका वैसा विधान अभी हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो मैं वहां मुख्यमंत्री बन के चला जाऊं। नड्डा जी में, हाँ बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश में है कि भाई आने वाले समय में हिमाचल का मुख्यमंत्री बनूं। नड्डा जी में मुझे संभावना बहुत कम लग रही है कि नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बनाएगी। तो आप किसी और नाम पे तो आइए, आप नीतीश कुमार जी के बाद चुप ही हो गए। नहीं, अब अगर सरकार की बात चल रही है कि सरकार से किसी को भेजा जा सकता है, तो फिर क्या राजनाथ सिंह जी को भेजा जाएगा? अगर कहा रहे कि कोई मंत्री बन सकता है। आपने वेंकैया नायडू भी इतने सीनियर लीडर थे, वेंकैया नायडू को भेजा जा सकता है, तो राजनाथ सिंह जी को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। समीर जी की इस वाली बात से मैं कुछ हद तक सहमत होता हूं, क्योंकि राजनाथ जी जिस जगह पर खड़े हैं, बिल्कुल, अब उनके पास, और एक तरह से कहें तो अब वो एक बहुत नेचुरल एलिवेशन, निश्चित रूप से ये बहुत स्वाभाविक सा है, जिस उम्र में खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं। राजनाथ जी अगर खड़े होते हैं तो शायद विपक्ष उम्मीदवार भी न खड़ा करे। हाँ, ये भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, हर तरह से भरोसा है, सबका उनके ऊपर भरोसा है, मोदी जी का भी भरोसा है, संघ का भी भरोसा है, विपक्ष को भी भरोसा है, और विपक्ष भी भरोसा कर सकता है। नहीं, ज्यादा नहीं कहना, कितने करियर आप लोग आज खत्म करने वाले हैं? यही बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मत ज्यादा कहिए, विपक्ष का ज्यादा करियर खराब कर रहे हैं आप। राजनाथ जी कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना एलिवेशन नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली कोई एक्टिव पॉलिटिशियन क्यों चाहेगा? नहीं, लेकिन कब तक एक्टिव हो? राजनाथ सिंह जी का जो करियर रहा है, आप मतलब या तो इस तरह से देख रहे हैं कि नहीं कोई भी जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ऐसे तो राजनीति में होता नहीं है ना। कहीं तो जाकर आपको लगता है सौरभ जी, मैं एक बात पर आपत्ति कर रहा हूं, त्रिपाठी जी केवल उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अभी नहीं बता रहे। पहले उस पर बताइए ना। बात हो रही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब कौन बन सकता है अगला उपराष्ट्रपति। इसकी प्रक्रिया जो है वो तब शुरू होगी जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकालेगा। अब लेकिन जो कुछ और बयान इंटरेस्टिंग आ रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाते चलूं। जैसे संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कोई साधारण घटना नहीं है। संजय राउत ने ये भी कहा कि वो बहुत स्वस्थ आदमी है, तो उन्होंने जो वजह बताई है अपने इस्तीफे की, इस बात कारण दिए हैं, वो तो गले नहीं उतरते। लेकिन उनका ये कहना कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, क्या बात हो सकती है, ये सुनिए जरा आप। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में, राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है,
वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। उन्होंने कहा कुछ हो रहा है, कुछ बड़ी राजनीति हो रही है। एक आपको मैं महुआ मांझी का भी सुना देता हूँ, जेएमएम की सांसद हैं, बहुत सधी हुई बातें करती हैं। इन्होंने एक जो बात कही वो सोचने लायक है। इन्होंने कहा कि सत्र के बाद इस्तीफा दे सकते थे, एक दिन में क्या हो गया। कि ये बड़ा ही शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आए तो ऐसा नहीं लगा कि उनको रिजाइन देने लायक स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि इसके पहले भी जब उनको एक बार सर्जरी हुआ था पिछले सेशन में, तो उन्होंने कुछ दिन मात्र वहाँ छुट्टी ली थी और फिर वो वापस आ गए थे। तो ये सेशन पूरा हो सकता था, उसके बाद वो रिजाइन कर सकते थे। लेकिन पहला दिन आके उसके बाद रात में ही अचानक रिजाइन करना और दिन भर किसी को भनक न लगना, तो ये इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को का उल्लेख किया है, जबकि वो मीडिया को भी ये बयान दे सकते थे ताकि लोगों के मन से वहम दूर होता, लेकिन मीडिया के सामने भी नहीं आए, सिर्फ लिखित रूप में उन्होंने बयान दिया। तो इसको लेकर जनता चाहती है कि सामने सभी तथ्य आए। आज 1 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की उन्होंने मीटिंग कॉल कर रखी थी, फिर जुडिशरी पे भी कोई शायद बड़ा डिसीजन आने वाला था। ऐसे समय में उनका रिजाइन करना, तो जाहिर सी बात है लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही। महुआ जी जो कह रही है इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, मतलब कि वो इस्तीफा उनको देना था तो सत्र से पहले दे सकते थे, सत्र के बाद दे सकते थे, लेकिन पहले ही दिन, वो भी पूरा दिन काम करने के बाद इस्तीफा, इसलिए इस पर सवाल है। जो बात संजय राउत ने कही उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि उनका कहना कि कोई बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है। समीर जी। देखिए, संजय राउत तो हमेशा हर मामले में बोलते हैं, मतलब उनका तो बोलना जरूरी है। कोई भी मामला हो जो उनके मतलब कोटे में आता हो न आता हो, उनको अपने बयान जरूर रखना है संजय राउत को। लेकिन ये बात सही है कि बड़ा मामला है। उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ है, ये किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, सबका कल्पना से परे था। और जब इस्तीफे की खबर आई तो सबने इसको पहले क्रॉस चेक किया कि वाकई मतलब इस्तीफा हुआ है। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ना सर, कि कोई बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, ये तो बड़ी घटना तो इसलिए है कि भाई ऐसा कभी इस्तीफा हुआ नहीं। फिर दूसरा आपने सारी वजह जो बताई हैं, अब वो नाराजगी किसकी थी, इनकी थी या सरकार की थी, जो भी हो, लेकिन उनका कहना कि राजनीति हो रही है, इसका मतलब देयर इज सम प्लान, किसी प्लान पर काम हो रहा है और ये उसका हिस्सा है। निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप 2014 के बाद से जितना भी कार्यकाल देखेंगे, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार का रहा हो या अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद 2000 संगठन के अंदर जिस तरीके से नियुक्तियां हुई हो, जिस तरीके से पार्टी का संगठन उन्होंने बनाया हो, तो तमाम इस तरह के वो निर्णय लेते रहे। अब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ तो कोई बहुत बड़ा मामला जरूर रहा होगा जब उनका इस्तीफा हो गया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले निर्णय दिख सकते हैं। अब हो सकता है कैबिनेट का रिशफल तुरंत हमें देखने को मिले सेशन के तुरंत बाद। देखिए, ये दो बातें होंगी ना। अगर मैं संजय राउत की बात कर रहा हूं कि अगर ये कुछ सोची समझी रणनीति के तहत कोई काम किया गया है, तो क्या काम किया गया? वैकेंसी क्रिएट की गई है, उपराष्ट्रपति का पद खाली कराया गया है। अब जो उपराष्ट्रपति के पद पर आएगा वो भी अगर किसी पद को छोड़कर आता है तो वहां भी कोई वैकेंसी होगी, बिल्कुल चेन बनेगी। तो इसकी एक चेन बनेगी। तो क्या ऐसा कुछ सोच करके किया गया है या ये मतलब बस जो था वो कल में कल्मिनेट हुआ है ये और हो गई बात खत्म? नहीं, वो संजय राउत वाली बात जो चेन बनाने की बात, उसमें तो फिर समीर जी की बात आ जाती है कि नीतीश कुमार को लाइए, एक वैकेंसी यहाँ वहाँ खाली हुई, नीतीश कुमार यहाँ फिट हुए, वहाँ बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बना दे और उनके बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दे। देखने में यही एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है। बाकी कोई गवर्नर को बुला के बनाइए, गवर्नर खाली हो तो कोई वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिकल वैकेंसी तभी खाली होती है जब कोई उसका पॉलिटिकल मामला हो। अब रक्षा मंत्री से कोई दिक्कत तो सरकार को है नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में तो रक्षा मंत्री ने आगे बढ़ चढ़ करके जिस दिक्कत नहीं, किसी और को लाना हो कैबिनेट में, आप किसी और को लाना हो तो फिर वहां भी कोई वैकेंसी खाली होगी। सीसीएस का मसला, क्योंकि ये भी नहीं ये भी का मामला, देखिए दिल्ली के गलियारों में ये भी एक चल रहा है, जो चल रहा है कि साहब एक मुख्यमंत्री को दिल्ली लाया जाए, उनको रक्षा मंत्री बनाया जाए या बड़ा पद दिया जाए। कौन मुख्यमंत्री सर? अब ये तो एक अभी किसी ने लिखा था, हर्ष जी ने लिखा था कि एक मुख्यमंत्री को लेकर के भेजा था कि जो आप ही ने तो उसमें लिखा है ग्रुप में कहानी। किसी और का मैसेज पढ़ा ना, हमने नहीं लिखा। तो किसी और का मैसेज भेजा होगा आपने? हमने नहीं लिखा था। मतलब बीजेपी के किसी ताकतवर मुख्यमंत्री को यहाँ लाना चाहते हैं, दिल्ली ला सकते हैं। मतलब देखिए ये सब हेरफेर तो भारतीय जनता पार्टी में होता ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये
जिस तरह ये घटना पूरी हुई है, संजय राउत जो कह रहे हैं, संजय राउत कुछ और कह रहे हैं। संजय राउत इसको खेल नहीं मानते कि नीतीश कुमार आ जाए या वो आ जाए, वो कुछ, उनका इशारा कुछ और है। उनका इशारा ये है कि दिल्ली केंद्र की सरकार में ही कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है। अच्छा, संजय राउत के हिसाब से। सर एक सेकंड, बिहार से खबर आ रही है, बिहार विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की हुई है और मार्शल्स और विधायकों के बीच नौबत जो है वो धक्का मुक्की की आ गई। विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन मुद्दा है इस बार विपक्ष का। वहां पर पहले विधायकों ने वेल में जाकर नारेबाजी की, फिर उसके बाद धक्का मुक्की की जब नौबत आ गई तो मार्शल्स को बुलाना पड़ा और उसके बाद फिर विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है। तो हंगामा हुआ है। अब देखिए हर जगह हंगामे की खबर है। यहाँ दिल्ली में भी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में हंगामा, दोनों कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए। बिहार विधानसभा में भी हंगामा हुआ है। वहाँ वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर मामला सामने आया है। लेकिन धक्का मुक्की तक नौबत जाना ये थोड़ी खराब बात है कि हाउस के अंदर इस किस्म की बात हो जाए। आपने देखा बाहरी लोग जो हैं काले कपड़े पहन के आए विपक्ष के नेता सभी, और SIR के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की कैंपेन चल रही है उसका विरोध किया। प्ले कार्ड, बैनर, पोस्टर सब कुछ हाथ में है और फिर अंदर जब गए ये तो वहां फिर तनातनी जो है वो ज्यादा बढ़ गई। राबड़ी देवी आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा, इस सब के बीच मजेदार बात यह है कि जिस कैंपेन के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है वो तो कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 25 तारीख उसकी आखिरी तारीख, 25 तारीख वैसे भी लास्ट है मेरे ख्याल से। लगभग सारे फॉर्म जो है वो भर करके मतदाताओं से वापस भी आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया था कि आप आधार को, वोटर कार्ड को और एक और राशन कार्ड को आप जो है वैलिड मान लीजिए, मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं मान सकते, इससे जो हमारी प्रक्रिया के लिए जो जरूरी है उसमें ये फिट नहीं होते हैं। उन्हें अपनी वजह भी बता दी है। तो ये हो रहा है बिहार विधानसभा के अंदर इस वक्त। त्रिपाठी जी, अब SIR कोई मुद्दा रह गया है? देखिए, SIR मुद्दा नहीं है। मैंने पहले भी इस पर कहा था कि ये उनको भी पता है कि ये प्रक्रिया चलेगी। विपक्ष इसके जरिए मतदाताओं के एक बड़े वर्ग, उसमें सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? वो है मुसलमान। दूसरा कौन सा बड़ा वर्ग है? जो भी थोड़ा कमजोर है। उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि देखो भाई, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपके मताधिकार को खत्म कर रहा है। एक लाइन की बात है। उसको ये अपने चुनावी अभियान की तरह ले जा रहे हैं, यानी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। उनको भी पता है कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल खड़ा करने की स्थिति नहीं है। कोई ऐसा आधार नहीं बनता है। जो प्रक्रिया है उसमें जो रिलैक्सेशन होने थे वो हो चुके हैं। बाकायदा फॉर्म देकर भरे जा चुके हैं। जहां गड़बड़ियां आई वहां कार्रवाई हो रही है और अब जिस स्थिति में है उसमें ये बैक नहीं किया जा सकता है। तो उनको ये पता है कि इससे कोई लाभ नहीं। लेकिन ये कह तो सकते हैं ना भाई, मुसलमान को तो डर लगता है। जहां ऐसी कोई कैंपेन हो मुसलमान को तुरंत लगता है, वो आपको याद होगा, कागज नहीं दिखाएंगे कैंपेन शुरू हो जाती है। और जबकि ऐसे कुछ कहो तो कागज सब तैयार रहता है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कैंपेन है उसके लिए। बीजेपी और RJD के नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। तो आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था की? दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना, 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है। गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। विरोधी दल कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लाल झंडे के लोग हो, ये लोग सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और स्वयं लालू प्रसाद जी ने 1992 में कहा था कि बांग्लादेशी को चुन चुन कर बाहर करेंगे। ममता बनर्जी ने 2005 में लोकसभा के अंदर कहा था कि हम बांग्लादेशी को बाहर करेंगे। तो आज यदि किशनगंज जिले में अचानक 10 गुना अधिक आवासीय प्रमाण पत्र और 120% से अधिक आधार कार्ड दिखाई दे रहा है, इसकी जांच तो होनी ही चाहिए।
केवल बिहार में ही नहीं, यहां दिल्ली में पार्लियामेंट में भी आज ये मुद्दा उठा। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। कल की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। संसद में विपक्षी सांसद आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ी देर पहले संसद के दरवाजे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव और कई और पार्टियों के सांसद ये यहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, इस मुद्दे को प्रियंका गांधी ने लोकतंत्र का कत्ल बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार वोट काटने की साजिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग बांग्लादेशियों और घुसपैठियों के सहारे राजनीति करते हैं, उन लोगों ने ही हाय तौबा मचा रखी है। का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। की वोट काटने की और मनमाने वोट जोड़ने की साजिश चल रही हो तो राज्यसभा के चलने न चलने क्या औचित्य है? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये जब ड्राफ्ट होगा तो आपको अपील करने का अधिकार है कलेक्टर के यहाँ। वो अगर नहीं सुनेंगे तो आप जाइए चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची अधिकारी के यहाँ, तो इतने अपील का फोरम है। तो ये पहले ही हाय तौबा क्यों मची हुई है? हाय तौबा इसीलिए मची हुई है कि बांग्लादेश और घुसपैठियों के बिना पर जो राजनीति करते हैं वो घबराए हुए हैं। तो आपने देखा राहुल गांधी भी आज वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अखिलेश यादव बगल में उनके खड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कत्ल किया जा रहा है लोकतंत्र का। कल राहुल गांधी कह रहे थे मुझे तो ये सरकार बोलने ही नहीं देती है, मैं जब भी जाता हूं मुझे मौका ही नहीं मिलता है बोलने का, तो मैं अब क्या कहूं, मैं तो आप ही के सामने कह सकता हूं जो कह सकता हूं। आज भी उनको जो कहना है वो बाहर ही कह रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सौरभ जी, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा हो गया ये। क्या हम लोग इतने नामों की चर्चा कर रहे थे उपराष्ट्रपति पद पर, रविशंकर प्रसाद एक बहुत जिसको कहें कि मुफीद संदर्भ के लिहाज से मौजूद हैं। हर लिहाज से अगर देखें तो रविशंकर प्रसाद उपराष्ट्रपति के पद के बहुत योग्य दावेदार हो सकते हैं। एक पेज और लगा दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, पन्ना खत्म कर दिया आप लोगों। अरे नहीं, कहाँ पन्ना खत्म हुआ? अभी तो कितने नाम, 4-5 नाम पे तो हम लोगों ने चर्चा ही की। इससे ज्यादा लेकिन ये सचमुच गंभीरता से कहें तो ये अच्छा नाम है। जितने नाम चल रहे हैं उससे ज्यादा बता दिए। नहीं, बिहार एंगल भी है इसमें। बिहार एंगल, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद नाम कैसा लग रहा है सर आपको? रविशंकर जी सुन रहे होंगे तो पता नहीं खुश हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। नहीं, लेकिन मैं समझता था कि त्रिपाठी जी रविशंकर जी के मित्र हैं। अब लेकिन वो नाम की चर्चा कर रहे हैं तो बात ठीक ही कर रहे होंगे। लेकिन मसला फिर वही है। देखिए, अभी हम लोग उस पर बात करते हैं, SIR की बात जो हो रही है ना, ये आपको इस नाम पे कुछ नहीं कहना? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं नाम पर किसी पे कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने बीजेपी का अध्यक्ष, मतलब बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता नेता जो है वो। अरे मुझे ये बता दीजिए कि आज अंदर तो काम हुआ नहीं, हाउस के अंदर राहुल गांधी ने कल जो कहा था कि मुझे बोलने नहीं देते, ये बात ठीक है क्या? मतलब अंदर सदन चल सकता था क्या? राहुल गांधी आज अपनी बात कह सकते थे या नहीं? देखो, राहुल गांधी जी वहाँ नहीं बोल सकते, वो तो ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला उससे इतना बवाल हो गया है राज्यसभा में, वो भी विपक्ष के नेता है। वही तो एक कल्मिनेशन का एक ट्रिगर पॉइंट वो भी है ना, जो JP नड्डा साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी को जब बोलना होता है तब वो बोल सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब उनको बोलने का मौका मिलता है तब वो क्या बोलते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जो कल सुन रहा हूँ, कल से जो बीजेपी के सांसद जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मैं जब हाउस में आऊं तब आऊं और जब मैं जाऊं तभी मुझे बोलने का मौका मिल जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन ये बीजेपी तय कर नहीं सकती ना, वो विपक्ष के नेता है, उनके पास ये दोनों अधिकार है। नहीं तो जब मर्जी चाहे बोले। हाँ, विपक्ष के नेता और सदन के नेता दोनों के पास ये अधिकार होता है कि वो जब चाहें तब बोल सकते हैं। अच्छा, ओके, समझे? तो इसलिए ये बीजेपी को तय नहीं करना है, संविधान का कन्वेंशन स्पीकर तय तय करते हैं। स्पीकर ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कह दो इंटरवेंशन विपक्ष नेता का होता है हमेशा। ऐसा नहीं होता। प्रश्नोत्तर खत्म हो गया 11 से 12 के बीच में और आप 12 बड़े कह दो कि मुझे बोलना है। नहीं, हाउस के अंदर अगर स्पीकर अगर लीडर अपोजिशन हाथ उठाते हैं तो उनको इंटरवेंशन का मौका मिलता है, तो बोलेंगे ना वो। अरे सुनो यार, अरे लगातार देखते हैं, जैसे ही स्पीकर का हाथ उठता है उसका लीडर पोजीशन का, वैसे ही स्पीकर अलाउ करते हैं। बल्कि अक्सर ये होता है कि मंत्री यदि बोल रहे हैं तो वो भी बैठ जाते हैं और लीडर ऑफ सदन का नेता। खड़गे जी लीडर पोजीशन थे लोकसभा में, कितनी बार बोलते हैं। सवाल इंटरवेंशन का नहीं है ना, थोड़ा सा अपना स्पीच देना, पूरा स्पीच जो कह रहे हैं थोड़ा सा इसमें एकदम ये सच है कि जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा होता है तो उसको बोलने का अवसर दिया ही जाएगा, और राहुल गांधी भी जब खड़े होते हैं तो उनको बोलने का अवसर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या आप किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं,
क्या आपका जो हस्तक्षेप है वो किसी सरकार के मंत्री की किसी बातचीत में उसमें कोई हस्तक्षेप है, वही बात। या आप स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं? इसमें ठीक है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर ये अधिकार रखते हैं, लेकिन क्या जो चेयर पर बैठा हुआ है, जो अध्यक्ष की आसंदी पर बैठा हुआ, उसकी कोई रूलिंग का कोई अधिकार है या नहीं है? नहीं, ये सवाल भी यह तो है कि सवाल उस वक्त पार्लियामेंट में उस वक्त मान लीजिए, सर एक सेकंड, मैं वही जानना ही चाह रहा हूं कि आप सब लोग जानते हैं कोई चर्चा चल रही है सदन के अंदर ऑन एनी गिवन सब्जेक्ट। बिल्कुल। अब उस वक्त राहुल गांधी एंटर हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पे नहीं, मैं तो साहब ये SIR पे बोलना चाहता हूं, और उन्होंने हाथ खड़ा किया। क्या स्पीकर बाउंड हैं कि वो उनको उनके मन चाहे मुद्दे पर बोलने अब वो मैं बात बता रहा हूं आपको कि स्पीकर एक बार जब वो हाउस में यदि बात करने के लिए अपने को खड़ा करते हैं या कहते हैं कि भाई मुझे बात करनी है, तो एक बार तो स्पीकर को कहना ही पड़ेगा कि आप बोलिए क्या बोलना है। वो जो बात बोल रहे हैं इस पर स्पीकर कहें नहीं, इस पर बात पर अभी चर्चा नहीं होगी, ये हो सकता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे कि वो क्या खड़ा हो, ये आप तय करेंगे कि उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं। चर्चा चल ही नहीं रही, वहां पूरा होल्ला मर रहा है, और तब भी कुछ भी करे मैं बोलूंगा, अभी किसी विषय पर चर्चा नहीं है, पूरा होल्ला मिल रहा है। विपक्ष के सांसद वेल में आके चले गए हैं, वेल में होल्ला कर रहे हैं। आप कैसे बोलोगे? या तो अपने विपक्ष के नेताओं को बोलो, विपक्षी सांसदों को बोलो, मुझे लगता है देखिए चर्चा नहीं हो रही उसके बोलने का मतलब, लोकसभा एडजॉर्न हो रही है और राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल गांधी ने ये कहा ना, उन्होंने बाहर निकल के कहा मुझे बोलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी तो पहले भी कह चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है ये है कि वो खाली स्पीकर को नहीं कह रहे हैं, वो पूरे रूलिंग बेंच के लिए कह रहे हैं कि जब मैं खड़ा होता हूं तो लोग जो है हल्ला मचाने लगते हैं, मुझे बोलने नहीं देते। नहीं, हल्ला मचाना अलग बात है सर, मैं रूलिंग की बात कर रहा हूं कि देखिए दो बातें होती है। यदि मंत्री भी बोल रहे हैं, सर एक सेकंड, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं वहां बिहार में, सुनते हैं। थोड़ा सा पल बस, देखिए आज बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल कर के आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते हैं, जनता की बात को उठाते हैं, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आप वोटर का केवल अधिकार ही नहीं छीन रहे, उसका अस्तित्व मिटा रहे हैं। तो यहां भी SIR के मुद्दे पर बिहार में जो हंगामा था, वो उसी के बारे में तेजस्वी यादव भी बात कर रहे थे। उनकी बात पूरी पॉलिटिकल है कि अधिकार छीना जा रहा है गरीबों का, पिछड़ों का, सबका, और इलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो ये बात रह गई है। SIR का जहां तक सवाल है, कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है और जो पहला जो ड्राफ्ट होगा वो 1 अगस्त को
इलेक्शन कमीशन को वो देना भी है। समीर जी, कार्रवाई तो SIR तो लगभग कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर तरीके से इसको तय सीमा के अंदर कंप्लीट कर लिया है और चुनाव आयोग ने अपना जो जवाब था वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल भी कर दिया। 28 तारीख की डेट है, 28 तारीख तक को जिन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी उनको अपना जवाब दाखिल करना है। अब सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को तय करेगा कि जो आज कहा है चुनाव आयोग ने कि भाई हम राशन कार्ड और आधार कार्ड को हम उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को ये कहता है कि नहीं इसको आपको करना पड़ेगा। अभी तो उन्होंने सलाह दी थी, क्या वो इसे मान लेता है और जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करेगा चुनाव आयोग कि हमने पूरा डाटा वेरिफिकेशन कर लिया और ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट उससे संतुष्ट हो जाता है तो मुझे लग रहा है उसे फिर जारी करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आधार कार्ड जोड़ना पड़ेगा और 35 से 40 से 45 लाख लोग अगर मिस हो रहे हैं और आधार कार्ड से कोई वैलिड लोग जुड़ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश भी दे सकता है 28 तारीख को आधार कार्ड जोड़ने का। मुझे इसकी अब संभावना कम लगती है। जो चुनाव आयोग ने जो काम किया है मुझे लग रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट अब मुहर लगाने जा रहा है। चलिए, तो अब हम लोग जो पहले इससे बात कर रहे थे आज की बड़ी बात कि धनखड़ साहब के इस्तीफा क्यों हुआ और इस्तीफे के बाद अब अगला नाम कौन सा हो सकता है। बहुत सारे नाम हमने चर्चा की क्योंकि आखिरी 2 मिनट मेरे पास हैं। हरिवंश जी और नीतीश कुमार, इन दोनों नामों की क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा है, हरिवंश जी के स्वाभाविक सक्सेसर के तौर पर, नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, लेकिन ज़्यादातर हमारे पैनलिस्ट को लगा कि ऐसा नहीं हो, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। समीर जी को लगता है नीतीश कुमार नाम हो सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान का नाम है, समीर जी का जो सोशल मीडिया है उस पर 1 लाख लोगों ने सपोर्ट किया नीतीश कुमार जी के नाम को। हाँ, सही में? अच्छा, ठीक है, बात अच्छी है सर। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, मुस्लिम फेसेस, इनका नाम जो है वो सामने आया। रविशंकर जी का भी नाम आया। रविशंकर प्रसाद जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। कानून के बहुत बड़े जानकार है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। शशि थरूर बची, शशि थरूर, एक शशि थरूर का नाम साहब आया, लेकिन मैसेजिंग की दृष्टि से गुलाम नबी आजाद का भी नाम हो सकता है। शशि थरूर कैसे किसी नहीं, को ठीक नाम लग तो सकते अच्छा हैं? है लेकिन शशि थरूर जी की भी तो वही समस्या है, वो स्वयं है। स्वयं क्या वो उस जिसको कहते हैं कि फ्रेमवर्क में काम करेंगे या वो तो और ज्यादा अपनी इच्छा अपने तरीके। अभी वो इतना अलाइन हुए भी नहीं है इनके साथ, सरकार के साथ। अलाइनमेंट तो देखिए हो चुका है, अलाइनमेंट का कोई बहुत मसला नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे वो बड़े स्वाभाविक से दावेदार हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या वो उस तरह से उपयोगी होंगे और उस फ्रेमवर्क में वो चलेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। चलिए, विदेश में उनके लिए बहुत जगह है, विदेश में उनके लिए बहुत जगह है। शशि हाउस तो यही चलाना। आपने गंभीरता से गुलाम नबी के नाम को नहीं लिया। मैसेजिंग की दृष्टि से कश्मीर, पाकिस्तान सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप सब लोगों ने कहा था कि अब जो होगा वो खांटी बीजेपी RSS नहीं, अगर बीजेपी के बाहर का अगर होना है, शशि थरूर कौन सा खांटी है? मेरे तो बिल्कुल सहमत भाई, शशि थरूर नहीं, लेकिन इसीलिए तो हम लोग, मैं रविशंकर बाबू का नाम गंभीरता से कह रहा हूँ, ठीक, इसीलिए वो गंभीर नाम है।